चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सर पेपर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम। आज की क्लास का एजेंडा सर हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और हम लोग पहला टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। पहला टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इंशाल्लाह। चलें सर स्टार्ट करते हैं। पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम तलहा शाहिद है और मैंने 2014 के अंदर ACCA किया था और मैंने 2015 के अंदर ICMA किया था। मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट की थी 2011 के अंदर के इलेक्ट्रिक से एज एन ACCA ट्रेनिंग। सर आपका ACCA ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, तो मैंने के इलेक्ट्रिक की ACCA ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। 2 साल मैंने वहाँ पे सर्व किए। फिर मैं चला गया था यूनुस टेक्सटाइल में। 4 साल मैंने यूनुस टेक्सटाइल में काम किया। फिर मैं चला गया था नेशनल रिफाइनरी में। 4 साल जो है वो मैंने नेशनल रिफाइनरी में काम किया। फिर उसके बाद मैं मूव कर गया था PICT के अंदर, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। 1.5 साल मैंने वहां से काम किया PICT के अंदर। फिर रिसेंटली अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले मई के अंदर मैंने जो है ना वो फुल टाइम टीचिंग का जो है ना वो इरादा किया कि मैंने यार मैं एज ए टीचर काम करूंगा। अच्छा, टीचिंग मैंने स्टार्ट की थी 2016 से। 2016 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। KNS के अंदर CA वालों को मैं पढ़ाता था। ठीक है जी। तो अभी से पिछले बैच से मैं अब ACCA के 2 पेपर पढ़ा रहा हूँ। एक ये वाला FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि F9 और F5। और CA के मैं 2 पेपर पढ़ाता हूँ। एक है CAF 3 उनका कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है उनका CAF 6 MFA, यानी कि यही है PM और समझो FME है वहां पे। तो आपका और हमारा साथ जो है सर इस पेपर पे रहेगा FM के अंदर। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, पढ़ने की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि सर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से इसको लेके चलेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, कितने MCQs, कौन सी किट, क्या चाह रही चीजें। तो सबसे पहले हम सिलेबस लिखते हैं सर। जी सर ये सिलेबस है सर हमारे पास, सिर्फ ओनली 6 टॉपिक। इसके अंदर है क्या, थोड़ी सी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, फिर इसके साथ हम चैप्टर के साथ पढ़ते रहेंगे। पूरे F9 में ये 6 टॉपिक है बस। जब भी F9 को आसान ट्रीट किया जाता है। आसान? हाँ, पासिंग रेशियो भी अच्छा है इसका। 50 टच कर जाता है, 50 टच कर जाता है। इसके पेपर के अंदर, स्किल्स पेपर के अंदर F6 F9 ये आसान पेपर में ट्रीट किया जाता है, जो रही है लोग ही ना पहले उठाने वाले पेपर की अप्रोच। फिर F7 भी, उसके बाद F7 भी आसान उसमें ट्रीट किया जाता है। खैर बंदे के अपने ऊपर डिपेंड होता है, उसको ऑडिट को और PM को, इसको बंदा सेकंड फेज में उठा रहा होता है ये पेपर निकालने के बाद, जो ट्रेंड देखा गया। चले भाई स्टार्ट करते हैं। सर हमारे पास ये 6 टॉपिक है। हमने इस पूरे FM के पेपर के अंदर ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं। सर कौन कौन से टॉपिक हैं एक दफा देख लेते हैं। हमने बोला सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। सर हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर हमने इसके अंदर डिस्कस करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं NPV, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं जनाब IRR। तीसरी चीज मैंने इसमें पढ़नी है सर पेबैक पीरियड। चौथी चीज इसके अंदर मैंने पढ़नी है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसको आप बोलते हो सर ARR या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर आप ये हो गया मेरे पास, वो पढ़ो कैपिटल रेशनिंग है, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। कैपिटल रेशनिंग हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सर छठा इसका टैक्स इंपैक्ट पढ़ेंगे कि सर टैक्स की इसकी क्या एडजस्टमेंट्स होंगी। इसके अंदर हम लोग एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट या फिर एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल डिस्कस करेंगे। एसेट रिप्लेसमेंट
साइकिल। इसके अंदर हम लोग लीज और बोरोइंग डिस्कस करेंगे। जी सर ये 8 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर तकरीबन, ये सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने हैं। फिट हो गया, आगे बढ़ते हैं सर बैग वाले चैप्टर के अंदर आप क्या डिस्कस करोगे? सर जी बैग वाले चैप्टर के अंदर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको आप केई बोलते हो, केई निकालने के 2 तरीके, एक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, एक मेरे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, मेरे पास दूसरा कॉस्ट ऑफ डेट केडी। इसके अंदर सर 2 कॉन्सेप्ट, 3 बल्कि, एक मेरे पास रिडीमेबल, एक मेरे पास इररिडीमेबल, एक मेरे पास कन्वर्जन, एक मेरे पास क्रेडिट रिस्क, तीसरा मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर इसके भी 3, एक मेरे पास रिडीमेबल, एक मेरे पास इररिडीमेबल और तीसरा मेरे पास कन्वर्जन। रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्जन, क्रेडिट रिस्क, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्जन, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस करने हैं। सर बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? सर बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग पढ़नी है, या यूं मैं कह लूं इसको, सर एक हमने इक्विटी फाइनेंस पढ़ना है, एक हमने डेट फाइनेंस पढ़ना है, एक हमने इस्लामिक फाइनेंस पढ़ना है, फिर इसके अंदर की चीज है बिजनेस वैल्यूएशन में हमने क्या पढ़ना है सर? बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर इक्विटी मेथड के सामने एक बिजनेस की वैल्यू लगानी, इक्विटी मेथड, एसेट मेथड और कैश फ्लो मेथड। वर्किंग कैपिटल में हमने क्या क्या पढ़ना है? एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दूसरा कैश ऑपरेटिंग साइकिल, तीसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, चौथा डेटर मैनेजमेंट, पांचवा क्रेडिटर मैनेजमेंट, छठा सर कैश मैनेजमेंट। फिट है सर? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने 2 चीजें पढ़नी है, एक करेंसी रिस्क, जिसको आप लोग फॉरेक्स कहते हो, करेंसी रिस्क जिसको आप लोग फॉरेक्स कहते हो। सर इसके अंदर
हम लोगों ने लीड पेमेंट पढ़ना है, इसके अंदर हम लोगों ने मनी मार्केट पढ़ना है, इसके अंदर हम लोगों ने फॉरवर्ड पढ़ना है, इसके अंदर हम लोगों ने फ्यूचर पढ़ना है, इसके अंदर हम लोगों ने ऑप्शंस पढ़ना है। करेंसी के बाद मेरे पास है जनाब इंटरेस्ट रिस्क। सर इंटरेस्ट रिस्क के अंदर आपने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पढ़ना है, जिसको आप लोग FRA कहते हो, और आपने फ्यूचर पढ़ना है। और आपने फ्यूचर पढ़ना है, ये पढ़ना है बॉस हमने। हाँ, और हमने इसका ऑप्शन पढ़ना है। तो सर ये सिलेबस है आपका ओनली। ये लग रहा है मैंने सिलेबस खोल दिया थोड़ा, ऊपर में लिखते तो 6 चैप्टर है खत्म। सर बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर सेकंड बताइए एसेट वैल्यूएशन मॉडल है, एसेट मेथड। एसेट के तरीके से बिजनेस की वैल्यू लगाई जाती है। चले सर इसको कॉपी कर लेंगे। कैपिटल एसेट का रिकवर कौन सा? इक्विटी में ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। हाँ सर इसको कॉपी कर लें, फिर मैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस को थोड़ा एक्सपेंड करता हूं, और फिर मैं इंशाल्लाह पहला टॉपिक स्टार्ट कराता हूं। क्या कॉपी नहीं कर रहे? टाइम बचा रहे हैं। नहीं खैर है यार, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। सर ये एफएम का पीछे कोई लिंक फर्दर एफएम का थोड़ा सा बनता है, जो तुम लोगों ने F2 के अंदर रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ी थी। रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल, रेलिवेंट अगर मटेरियल पड़ा हुआ है स्टोर के अंदर, बेकार पड़ा हुआ है, ऐसा रिजल्ट ऑफ ओवर बनाएंगे, स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी, बस F2 तो बहुत छोटा सा तो वही बस वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ वही थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए। इजाजत है बस बोलने की? सर ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा सिलेबस है। पेपर पैटर्न के ऊपर डिस्कस करते हैं, पढ़ाई को डिस्कस करते हैं, क्लास को। सर पेपर पैटर्न को हम पहले डिस्कस करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर हमारा जो पेपर है वो 3 कैटेगरी में स्प्लिट है। सर जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारा पेपर जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट है। पहले को नाम दिया गया है MCQs का, ऐसा ही है, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, ऐसा ही है। दूसरे को नाम क्या दिया गया है सर, वो भी MCQs है, लेकिन वो MCQ दूसरे तरीके के हैं। मतलब ये MCQs आते हैं, ये MCQs आते हैं जिसके अंदर 3 से 4 लाइनों का डाटा होता है, और आपके पास एक MCQs होगा। सर ये क्या नाम दिया इसको? OTQs। ये क्या होता है सर? है MCQs ही, लेकिन डाटा 3-4 लाइनों का नहीं, डाटा आएगा तकरीबन 8 से 10 लाइनों का, और उसमें से 5 MCQs होंगे। है MCQs ही। सर तो कितने सवाल इसके बॉस? 15। सर ये आएंगे मेरे पास 15 क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स। सर कितना बना? 30 मार्क्स। सेक्शन बी पर आइए, इसको हम नाम देते हैं सेक्शन ए का, इसको हम नाम देते हैं सेक्शन बी का। सर इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? सर इसमें हाँ 15 बोले तो 15 बोले तो 10 मार्क्स के 3 10 मार्क्स के 3 होते हैं ना। हाँ पता नहीं क्या आ गया। सारा टाइम तो ये हाँ 15% ज्यादा आ रहा है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। चले सर मल्टीप्लाई बाय, सर 5 MCQs होते हैं 2-2 मार्क्स के, बोले तो 10 मार्क्स। कितना बना सर? 30 मार्क्स। 60 मार्क्स तो ये निकल गए अपने। देखा जाए ना तो 60 मार्क्स थ्योरी वो MCQs है, 60 मार्क्स हमारे MCQs है। सर सेक्शन सी पर आइए। सर ये है मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको आप लोग बोलते हो कंस्ट्रक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, है वही लॉन्ग क्वेश्चन।
सर इसका नाम क्या दिया गया? सर सेक्शन नंबर सी। सर इसमें से कितने सवालात? सर इस सेक्शन नंबर सी के अंदर से मेरे पास सर 2 सवालात आएंगे 20-20 मार्क्स के। 2 सवाल आएंगे 20-20 मार्क्स के। सर ये मेरे पास बने 40 मार्क्स। ये मेरे पास बना बॉस कितना? 40 मार्क्स। तो सर हमारा 100 मार्क्स का पेपर इस तरह से डिजाइन हुआ। अपने को लेने 50 मार्क्स पास होने के लिए, लेकिन हम जाएंगे हाईएस्ट पे, जितने मैक्सिमम उठा सकें। इंशाल्लाह मैक्सिमम उठाएंगे। सर सुने इंशाल्लाह। सर यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें क्या बताया? सर एग्जामिनर ने हमें कुछ बातें बताई। सर क्या बताई? उसने बोला सर ये जो 2 क्वेश्चन है ना बॉस, इसमें से एक क्वेश्चन वो आपका आएगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से वाला, इसीलिए इसको हम पहले करा देते हैं। ये तो उसने हमें बताया। एक और बात बताई, इसने बोला सर ये जो 3 OTQs है ना, इसमें से सर एक जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट से होगा। बस ये बताया इसने हमें। इसका मतलब सर 30 मार्क्स तो मुझे पता है क्या आना है। FM का पेपर पास करना बहुत आसान है, ये मैं आपको बता दूं। डन सर, ये हमें पता। जब हम लोग क्या करते हैं सर, पहले इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करा देते हैं। फिट है? इधर तो आएगा और सर इधर भी इसके सवालात पाए जाते हैं। इधर भी इसके तो कहीं से भी आ जाएगा ना, ये डालने का मकसद ही है सर कहीं से भी पेपर वो देगा। इसका अंदर 100% सिलेबस। चले सर पेपर का पास स्टैंड क्या बोलता है? सर पेपर का पास स्टैंड बोलता है 50% पासिंग रेशियोस कर रहा है, यानी कि आधी जनता पास हो जाती है। 52, 49, 51 ये रहा इसका। 50 लगा लो एवरेज आउट। अच्छा जी, हमने बोला सर पेपर का कॉम्बो कैसा है? सर पेपर का कैसा है? ये कैलकुलेशन बेस है कि थ्योरी बेस है? सर मैं इसको कह सकता हूं, ट्रेंड उठा के देखें तो 40% कैलकुलेशन है और 60% थ्योरी है। पेपर का कॉम्बो कुछ ऐसा है। सर थ्योरी रट्टा है क्या है जी? नहीं सर थ्योरी का लेवल थोड़ा ऊपर का है। कौन सा लेवल है सर ये? सर ये है इंटरप्रिटेशन का। सर थ्योरी का लेवल क्या है सर? इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन बोले तो एनालिसिस। क्या मतलब सर? सर आपको जो डेटा देगा वो किसी कंपनी का देगा। लाइक सपोज डाइकन लिमिटेड ने एसेट परचेज किया और ये हुआ वो हुआ, फिर वो उसी से रिलेटेड आपसे थ्योरी डिस्कस करेगा। तो आपको डाइकन लिमिटेड को लेते हुए कंसीडर करते हुए डिस्कशन करनी है। डन हो गया? सर सुने, अब इस पेपर के मैं आपको बताऊं कि सर हमारा बच्चा पढ़ते हुए इस वाले पोर्शन में इंतहाई इंटरेस्ट लेता है, दिलो जान के साथ। सही है सर, एग्री, लेना भी चाहिए। पेपर इतना मजेदार है, कैलकुलेशन में मजा भी आता है। सर इसके ऊपर ना इंटरेस्ट नहीं लेता थ्योरी के अंदर। सर इंटरेस्ट से मुराद, बच्चा बोलता है सर मुझे कैलकुलेशन आ गई, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं थ्योरी लिख लूंगा। तो लिखता नहीं है। लिखता है कब लिखता है? डायरेक्ट एग्जाम में जाके। सर वो गलत है, वो नहीं करना। सर लास्ट टाइम भी ये हुआ, मैं क्लास में बोलता रहा लिखो, कह रहे सर आपने बुलेट लिखवा दी ना। मैंने बुलेट लिख लिया, हम एग्जाम में लिखेंगे। उन्होंने एग्जाम में लिखा, इत्तेफाकन पास हो गए। सही है, लेकिन सर रिस्क नहीं लेना। सही है। वजह इसकी 2 है सर। वजह इसकी ये है कि हम लोग ना अंग्रेजी लिखते हुए डरते हैं, खौफ आता है हमें, क्योंकि अंग्रेजी हमने कभी जिंदगी में लिखी नहीं है। माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसा भी रट्टा मार के लिखा हमने, और अंग्रेजी हमने कभी लिखी नहीं। हाँ, हमारे सारा आंसर जहन में सेव होता है, कॉन्सेप्ट होता है, हमें सिर्फ ना उसको किताब में लिखना नहीं आता। तो हम लोग क्लास के अंदर सर इसकी ड्राफ्टिंग की ना प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। 8-10 सवाल मैं खुद बोलूंगा, आप लोगों को ड्राफ्ट करो, अगड़म शगड़म अंग्रेजी तुम लिखोगे, आई एग्री, लेकिन लिखवाऊंगा मैं आपसे। जब तक लिखोगे नहीं, हेजिटेशन नहीं हटेगी सर, वो लिखना पड़ेगा। अभी हटाओगे तो आगे ऑडिट है, बाकी पी सीरीज की जो पेपर हैं प्रोफेशनल वाले हैं सर, वो पेपर ना फिर तुम लोग के लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन लिखो। लिखते हुए बच्चा क्यों नहीं लिख रहा होता जब तक कि मैं सही समझाऊं? वो इसलिए कि सर इंग्लिश कमजोर होती है। ग्रामर में ना हम लोग को हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर लिखते हुए दिक्कत होती है, और ये परेशानी होती है कि सर मजाक उड़ेगा। आपस की बात है सर, मजाक उड़ेगा। तो सर ये मेरा आपसे वादा है कि सर मजाक नहीं उड़ेगा। आप लिख के मुझे दोगे और मैं आपको दूंगा। क्लास में हम उसको किसी और से डिस्कस नहीं करेंगे, कि क्लास में हम किसी और से रीड नहीं करेंगे।
डन। लेकिन आप लिखोगे, लिख के मुझे दे देना। बेहतर तरीका ये होता है कि जो कागज हो ना, कागज पे लिख के मुझे दो, ताकि मैं घर ले जाऊं, सुकून से घर पे बैठ के उसको चेक करूं कि सर इसमें कौन से पॉइंट तुमने नहीं लिखे, और फिर मैं उसको सर्किल करूं और फिर वो तुम्हें मैं वापस करूं। इस तरह करोगे ना तो ड्राफ्टिंग अच्छी होगी, वरना सर बहुत फंस जाएंगे इसी में। फिर ना तुम मतलब अल्लाह तवक्कल जा रहे हो, कल अल्लाह तवक्कल तो वैसे ही बंदा होता है, लेकिन बिल्कुल आसरे पे जा रहे हो कि सर हो गया तो हो गया। तो ये हेजिटेशन हमें मिटानी पड़ेगी। एग्जाम में हम इसलिए लिख देते हैं सर, एक तो कश्तियां डुबा चुके होते हैं, एग्जाम के अंदर बैठे होते हैं, दूसरा ये सर को मजाक नहीं उड़ाएगा, ये कॉन्फिडेंस होता है हमारा, ये कॉन्फिडेंस होता है हमारा। तो सर अंग्रेजी लिखेंगे, मैं आप लोग से लिखवाऊंगा, ये प्रैक्टिस हमने बनानी है। ठीक हो गया बॉस? ठीक हो गया, आगे बढ़े सर। इस तरह से करेंगे सर, हम लोग स्टडी टेक्स्ट फॉलो करते हैं सर जी, हम लोग स्टडी टेक्स्ट फॉलो करते हैं कैप्लान की, और हम लोग किट करते हैं सर दोनों। हम लोग किट करते हैं सर दोनों, बोथ। ये हमारा तरीका होता है सर। किट के सवाल मैंने सारे हैंडआउट के अंदर कंपाइल करके रखे हैं, सारे दोनों किट हो गए, तो आपको किट लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सॉफ्ट जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। मैंने आपको सवाल और उसके जवाबात मैंने कंपाइल करके रखे हुए हैं, वो मैं आपको जैसे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, सही जी, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा पूरा बंच बना के कि सर ये इस चैप्टर का मैंने एक जगह पे समराइज करके दे दिया, पूरी किट है, चाहो तो तुम ले लो, चाहो तो ना लो, वो तुम्हारे ऊपर है। वो किट की बेसिकली मैंने ऊपर जो क्वेश्चन लिखे ना उसके ऊपर मैंने मार्क कर दिया है कि सर ये किट का क्वेश्चन नंबर 31 है, बीपीपी का 45 है, वो लिख दिया मैंने। पास्ट पेपर वाले वो भी लिख दिया मैंने कि सर ये दिसंबर 2018 का पर्चा है, ये जून 2021 का पर्चा है, वो सब मैंने उसके अंदर लिख दिया। डन है। उसकी जो सोल्यूशन है वो मैं आपको हार्ड में नहीं दूंगा, वो मैं आपको सॉफ्ट में दूंगा। उसकी दो वजह है, एक वजह तो ये है कि सोल्यूशन से तुम्हें सिर्फ आंसर मैच करना है, एक वजह ये है सर। दूसरी वजह ये है कि जो थ्योरी वाला सोल्यूशन है वो एग्जामिनर का पढ़ना है। शुरू में जब थ्योरी हम लोग कर रहे होंगे तो थ्योरी मैं बोलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एग्जामिनर का सोल्यूशन पढ़वाऊंगा, फिर बोलूंगा थ्योरी रखो, यानी कि चीटिंग करवाऊंगा बेसिकली, ताकि अपना लिखने का कॉन्फिडेंस बढ़े। फिर कुछ दिनों के बाद एग्जामिनर का सोल्यूशन हम नहीं पढ़ेंगे और लिखवाएंगे, फिर बाद में एग्जामिनर का सोल्यूशन पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डन हो गया? तो सर ये हमारी पढ़ने की ना इस तरह से स्ट्रेटेजी होगी सर। हमारे इसमें लगेंगे तकरीबन 50 से 55 लेक्चर। 50 से 55 लेक्चर के दरमियान हमारा कोर्स एंड होगा। पचास से 55 के दरमियान एंड होगा। डन है जी। एवरेज जो मेरी क्लास होती है हम लोग शेड्यूल के अंदर 3 घंटे की लगाते हैं, ठीक है जी, और बीच में 15 मिनट का ब्रेक लगा लें, सही है। 10 मिनट अर्ली छोड़ दें, अगर 10 मिनट लेट स्टार्ट कर दे तो इफेक्टिवली वो 2.5 घंटे निकलती है, सही है। तो हमारी क्लास इस तरह से होगी। डन है सर। क्या बोर्ड का सफाया करें सर? पहले चैप्टर की हेडिंग बना लें, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसके अलावा और कोई नहीं सर? यही फिर से सर वो नहीं भाई, ये बताया उसने यार, और उसमें दूसरा सेक्शन भी नहीं बताया, नहीं बताया उसने, नहीं बताया। थ्योरी सेक्शन में सबसे ज्यादा हाईली एग्जामिनेबल कौन सा है? हाईली एग्जामिनेबल यार पता है इसने क्या किया है? जो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमें दिख रहे होते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो भी उसने क्वेश्चन बनाया ना, 20 मार्क्स का सवाल है ना, 6 मार्क्स की कैलकुलेशन, 14 मार्क्स की थ्योरी। अब चाहे वो वैक्स से दिया उसने, बिजनेस वैल्यूएशन दे दिया, वर्किंग कैपिटल से दिया, रिस्क मैनेजमेंट से दिया, मतलब किसी से भी उठा ले, किसी से भी। मतलब हम किसी को ना हल्का नहीं ले सकते, सबको भारी लेना पड़ेगा, मतलब सबकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी इन शॉर्ट। अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था ना, तो कुछ बच्चों से फीडबैक लिया था, जो पास में यही कह रहे थे हमने थ्योरी गो थ्रू की थी, जिसने कैलकुलेशन की थी वो तो रहेगी। हाँ भाई तो मैं कह रहा हूँ ना यार, सारा खेल ही यही है लड़के, सारा खेल ही यही है। कैलकुलेशन आई 40% ही है यार, तो 50 तो वैसे ही चाहिए ना मैं पास करने के लिए। ये तो 50 भी टच नहीं है। अगर मैं कहता ना कि चलो कैलकुलेशन 60% आ रही है, तो मैं कहता हाँ यार चलो हो जाएगा आसरा। वो आई 40% रही है, उसमें सब सही थोड़ी करोगे एग्जाम में, 30 कर लोगे, 35 कर लोगे, बाकी तो थ्योरी पे जाना है ना तुम्हें पास होने के लिए। तो भाई दिल गुर्दा मार के ना अंग्रेजी लिख लो यार, मजाक नहीं उड़ेगा, बाखुदा मजाक नहीं उड़ेगा। अगर बराबर वाले से डर हो रहा है तो क्लास अपनी बड़ी है, एक वहां बैठ जाए, एक वहां बैठ जाए, छप्पड़ में लिख के मुझे दे दो, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे।
मजाक नहीं ना, क्लास में रीड करेंगे ना मजाक उड़ाएंगे भाई, क्या तूने तो इस एम आर का नहीं पता, ही के साथ शी लगेगा क्या लगेगा, नहीं डिस्कस करेंगे भाई, नहीं करेंगे। यही तो डर होता है अपने को, और कोई डर नहीं होता, वो यही डर होता है। कहानी हम लिख लेते हैं तो यही तो पॉइंट आउट करना है ना यार। ठीक है बॉस। भाई रिकॉर्डिंग वालों जो हमारे रिकॉर्डिंग लेक्चर लेंगे, भाई आप भी खुदा के वास्ते थ्योरी जो है ना वो लिख के मुझे व्हाट्सएप करो, चेक करो उसको, कैम स्कैन से पीडीएफ करके ना चेक करो। बहुत सारे होते हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं, बल्कि आधी से ज्यादा मांग तो रिकॉर्डिंग पे ही होती है। जिस तरह रिकॉर्डिंग में एक लड़का है मार्च के अंदर वो थ्योरी लिख के चेक करवाता है, वो कैम स्कैन से, कैम स्कैन वो पिक्चर बना के भेजते हैं उसको, कैम स्कैन बोलूँगा, कैम स्कैन मैंने डाउनलोड नहीं किया तो वो ना पिक्चर भेजते हैं, लेकिन लिखता है लड़का यार, मुझे ये खुशी है। चले सर पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने चले, सर पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने चले बॉस। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, लड़के सुनेंगे कॉन्सेप्ट बनेगा। मैंने आपको लिस्ट डाउन करवा दिया था कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। सही है, सबसे पहले जरा चैप्टर सेट करते हैं। सर ये चैप्टर होता क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करनी है, सोचना क्या है, क्या सीखना है। अच्छा सर आप लोगों ने F5 नहीं दिया अभी ना, पढ़ा भी नहीं है, चलो खैर है। सर सुने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल थीम से, बिल्कुल स्क्रैच से उठाते हैं इस चीज को ना कि सर ये सीन क्या होता है। सुने सर मुझे एक आध चीजें बताओ कि लड़के ये मैनेजमेंट कौन होती है भाई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मैनेजमेंट कौन होते हैं। सर मैनेजमेंट का मतलब वो बंदे, कंपनी की टॉप लेवल के बंदे, कंपनी को चलाने वाले लोग, कंपनी के जो ऊपर लेवल के बंदे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, मैनेजमेंट। सर यानी के मैनेजमेंट के अंदर कौन आया, सीईओ आया। मैनेजमेंट के अंदर कौन आया, सीएफओ आया। मैनेजमेंट के अंदर एमडी आया, बिल्कुल सर, मैनेजिंग डायरेक्टर आया। कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग आए। एग्री करते हो सर, इन लोगों का काम क्या है मेरे भाई लोग, इन लोगों का काम क्या है, ये लोग करते क्या है। सर इनका काम कोई काम करना नहीं होता, इनका काम डिसीजन मेकिंग करना होता है। इनका काम कोई काम करना नहीं होता, बल्कि इनका काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग करना होता है। सर ये लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। सर किस किस्म की डिसीजन मेकिंग मेरे भाई लोग, किस किस्म की डिसीजन मेकिंग। मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर कि एक कंपनी है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, फॉर एग्जाम्पल 3 प्रोडक्ट बना रही है। कितने सर, 3। तीनों प्रोडक्ट बनाने में एक ही किस्म का मटेरियल लगता है। एंग्रो फूड्स वाले हैं सर, लेट्स सपोज 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऑलपर, ओमोर आइसक्रीम और उमंग लस्सी। तीनों प्रोडक्ट बनाने में एक ही किस्म का मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मिल्क चाहिए, और सर फैक्ट्री कहां पे, साहिवाल में। मिल्क की सप्लाई कहां से आती है, आसपास के गांव से। किसानों ने स्ट्राइक की है, रोड पे बैठ गए, सर मटेरियल की सप्लाई नहीं आ सकती, मटेरियल की सप्लाई नहीं आ सकती। हमने बोला कब तक का मसला है, हमने बोला सर हफ्ता 10 दिन स्ट्राइक चलेगी। हमने बोला स्टोर में जो माल पड़ा है सर वो तो खत्म हो जाएगा अभी 4-5 दिन के अंदर, क्या करेंगे। मैंने बोला सर अब आप तीनों प्रोडक्ट नहीं बनाए, अब आप कुछ कम यूनिट बनाए, सर हम वो वाला यूनिट बनाएंगे जिससे कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। एबीसी, ओमोर, ऑल पर सारे के सारे खूब सारे मत बनाओ, बल्कि कौन से बनाओ सर, वो बनाए जिससे कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। सर ये फैसला कौन करेगा, मैनेजमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। मानते हो, आगे बढ़े। हमने बोला सर जे डॉट वाले ये शर्टे वटे वगैरह सीते हैं, फैक्ट्री इनकी बाकायदा। सर ये लोग अपने शर्टे वटे सीते हैं, मार्केट में बिकते हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। इनके पास चेज वालों ने, इम्तियाज वालों ने बोला सर 14 अगस्त की शर्टें सी दो। उन्होंने क्या बोला कि सर आप ये हमसे हमेशा सिलवाएंगे या वन ऑफ सिलवा रहे हैं। हमने बोला सर वन ऑफ सिलवा रहे हैं, हमेशा नहीं सिलवाएंगे, बात का बाद में देखेंगे, अभी तो बताइए। हमने बोला सर क्या कंपनी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगी। हमने बोला सर ये तो मैनेजमेंट डिसीजन एक्सेप्ट करे या ना करे, मैनेजमेंट के हाथों में, लेकिन मैनेजमेंट सर देखेगी ये प्रॉफिट है कि लॉस है। एग्री करते हो। और डिसीजन एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना किसके हाथ में है, मैनेजमेंट के हाथ में। इसको हम क्या बोलेंगे सर, इस डिसीजन को हम बोलते हैं स्पेशल ऑर्डर का डिसीजन, या एक्सेप्ट और रिजेक्शन का, या फिर वन ऑफ ऑर्डर का। भाई बात समझ में आई मैंने क्या बोला, बॉस बात समझ में आई मैंने क्या बोला। फिर मैं आगे बढ़ा। मैंने बोला सर कंपनी सैमसंग वाले हैं सर, सैमसंग वाले फोन बनाते हैं सर, इसमें जो कैमरा होता है सर सैमसंग वाले ये कैमरा खरीदते हैं खुद बनाते हैं। हमने बोला सर
हमने बोला सर सैमसंग वाले जो है ना वो कैमरा परचेज करते हैं कैनन से, सोनी से, बड़े बड़े ब्रांड है सर, दुनिया के टॉप क्लास के कैमरे बनाने वाले, इनसे खरीदते हैं। क्या खुद नहीं बना सकते? बना सकते हैं सर, बहुत पैसे सैमसंग के पास, मजे से प्लांट खड़ा कर लेंगे सर, बहुत पैसा है। हमने बोला सर ये फैसला कौन करेगा कि सर हम इसको बनाएं या हम इसको परचेज करें? मैनेजमेंट करेंगे। ये किस्म की डिसीजन मेकिंग करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेक और बाय। लॉजिक ले रहे हैं, मैंने क्या बोला? फिर हमने बोला सर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, यूनिलीवर कितने प्रोडक्ट बनाती है यार, उसके किसी एक प्रोडक्ट के अंदर लॉस आ रहा है। मैनेजमेंट ने बोला सर इस प्रोडक्ट को चालू रखें, कंटिन्यू रखें, बंद कर दें। सर फैसला कौन करेगा? बड़े लोग। बड़े लोग। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम क्या बोलते हैं? शट डाउन या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मानते हो सर? सुने हमने बोला सर आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, वहां पे एक पेट्रोल मिलता है और एक हाई ऑक्टेन पेट्रोल मिलता है जिसको शेल वाला वी पावर कहता है। सर क्या सीन होता है? ये क्या सीन होता है बॉस? सर ये रिफाइनरीज जो होती हैं वो पेट्रोल रिफाइन करती हैं और पेट्रोल मार्केट में बेचती हैं। अगर उसको दोबारा मजीद रिफाइन कराया जाए तो वो हाई ऑक्टेन बन जाता है। ऐसा ही है सर, मैनेजमेंट हाई ऑक्टेन बेचे या सादा वाला पेट्रोल बेचे, ये कौन फैसला करेगा? मैनेजमेंट करेंगे। इस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं सर? इस डिसीजन को हम लोग बोलते हैं फर्दर प्रोसेस और नॉट, यानी कि मैं फर्दर प्रोसेस करूं क्या ना करूं। मानते हो कि नहीं मानते? सर ये सारी डिसीजन मेकिंग आप कौन से पर्चे के अंदर पढ़ेंगे सर? आप ये सारी डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे पीएम के अंदर, बोले तो F5 के अंदर। ये सारी डिसीजन मेकिंग हम वहां पढ़ेंगे। सर एक ऐसी भी तो डिसीजन मेकिंग होती है कि सर कंपनी ने नया प्लांट लगाना है, फॉर एग्जांपल डीजी खान सीमेंट, डीजी केसीज को हम कहते हैं सर डीजी खान सीमेंट का प्लांट कहां पर है? सर डेरा गाजी खान में। डेरा गाजी खान में। सर वो कहां पे सीमेंट बना के बेचता है? वो पंजाब साइड की मार्केट को कवर करती है। सर उन्होंने बोला सर कराची, सिंध, बलूचिस्तान इतने बड़े एरिया, यहाँ की मार्केट तो कवर करो। हमने बोला सर यहाँ पे प्लांट लगा देते हैं। डीजी खान सीमेंट ने प्लांट लगाया कहां पे? सर बलूचिस्तान, कराची से टावर से निकलता है, बलूचिस्तान जो एंटर होता है उस साइड पे उन्होंने प्लांट लगाया। सर प्लांट लगाया, उससे बेनिफिट कितने अरसे तक आएगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, लॉन्ग टर्म का खेल है। एग्री करते हो? सर हम लोग ये प्लांट लगाएं कि ना लगाएं, डिसीजन कौन लेगा? मैनेजमेंट लेंगे। सर ये हमने यहाँ पे पढ़ना है। बात समझ में? मैंने क्या बोला? ये मेरे पास कहलाता है सर, ये मेरे पास कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्यों सर? अब यहाँ पे लग रहा है पैसा, अब यहाँ पे हो रही है इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। बोले तो ये आप पढ़ेंगे अपने इस पर्चे में एफएम यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बात समझ में आई? सर प्लांट से बेनिफिट कितने अर्से तक आएगा? सर 5 साल, 10 साल, 8 साल, 20 साल, 100 साल। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। मतलब ये हुआ सर, यहाँ पे आप जो डिसीजन मेकिंग पढ़ने वाले हो वो आप पढ़ने वाले हो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। जब इसको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर जब भी इसको और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। एग्री करते हैं? जब भी इसको कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। यानी कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। सर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कहां इन्वेस्ट कर रही है? अपने ही अंदर इन्वेस्ट कर रही है। यानी कि नया प्लांट लगा रहे हैं, कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। वॉल्यूम इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि कंपनी इन्वेस्ट क्या कर रही है? अपने ही अंदर कोई प्लांट लगा रही है, प्लांट लगा हुआ है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, कोई नई प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हैं। सर वो बेनिफिट हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर। बात समझ नहीं बॉस? और इसका बेनिफिट कैसा? लॉन्ग टर्म वाला। बोले तो बेनिफिट 1 साल से ज्यादा आएगा। लॉन्ग टर्म पे क्या होता है सर? 1 साल का ऊपर लगा उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म कह रहे होते हैं। क्या सबको समझ में आई? ये वाली डिसीजन मेकिंग सर कहां पढ़ोगे आप लोग? F5 PM के अंदर। ये वाली डिसीजन मेकिंग हम इस पर्चे के अंदर पढ़ेंगे। इस डिसीजन मेकिंग में हम लोगों ने पढ़ना क्या है? सर कंपनी प्लांट एंड मशीनरी लगाएगी या कंपनी जो है वो अपना प्लांट लगा हुआ है उसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि कंपनी इससे रेवेन्यू जनरेट करेगी 1 साल से ज्यादा। 1 साल से ज्यादा। तो सर ये किस डेफिनेशन के अंदर आता है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब क्या होता है बॉस? सर अप्रेजल का मतलब क्या होता है? अप्रेजल का मतलब होता है जनाब इवैल्यूएशन। क्या होता है बॉस? एनालाइज करें,
बताएं करें कि ना करें। और इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं पे पैसा लगाना, यहाँ पे पैसा लग रहा है अपनी ही कंपनी के अंदर। क्या हमें इस सब्जेक्ट का चैप्टर समझ आया? चैप्टर समझ में आया तो कॉपी कर दो, मैं मिटाऊंगा, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। सर ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के है क्या? चले सर, तो मुझे समझ में आ गया सर, मुझे समझ में आ गया कि सर मुझे समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर मैंने डिसीजन मेकिंग करनी है कि कंपनी कोई प्लान लगाएगी, कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट करेगी, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, अपने में ही इन्वेस्टमेंट करेगी, और उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कब तक आएगा? 1 साल के बाद। सर करें या नहीं करें? सर सिंपल सी बात है, दुनिया का एक रूल क्या कहता है? प्रॉफिट आया तो करें, लॉस आया तो नहीं करें, खत्म बात। सर क्या बोला जाता है बॉस? प्रॉफिट आए तो इन्वेस्टमेंट करें, लॉस आए तो इन्वेस्टमेंट ना करें। एग्रीड? एग्रीड सर। सुने सुने सर, अभी एग्जाम्पल, सर मैंने बोला एग्जाम्पल का सीन कुछ ऐसा है। एग्जाम्पल नंबर 1 कि सर कंपनी जो है ना वो मशीन खरीदने के लिए जा रही है। बॉस सुनिएगा, कंपनी ने बोला कि सर मैं इससे मशीन खरीदूंगा, और मशीन कितने की है सर? $100 की। ओके जी, $100 की। मैंने बोला सर ये मशीन कितने साल चलेगी? बॉस ये इसकी यूजफुल लाइफ है सर, इसकी यूजफुल लाइफ है कितनी? 4 इयर्स। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट कर दूं, 1 लाख रुपए के डॉलर लगा दूं मैं। मैंने बोला सर ये काम करेगी क्या, ये तो बताओ। मैंने बोला सर ये 4 साल चलेगी, और 4 साल में ये माल यूनिट बनाएगी। हमने बोले सर यूनिट बनाएगा तो मार्केट में बिकेगी भी। एग्रीड? एग्रीड। मैंने बोला सर ठीक है, सुनिएगा सॉल्यूशन। सर कितना पैसा लगा रहे हो? 1 लाख रुपए का। हमने बोला सर कितने साल चलेगी? 4 साल। 4 साल में करोगे क्या? हमने बोला सर हम इससे यूनिट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचेंगे। मैंने बोला सर कुछ अंदाजा तो लगाया होगा ना, कुछ रिसर्च तो की होगी ना, कि सर हम अंदाजन कितने यूनिट बनाएंगे, हर साल कितने यूनिट बिकेंगे, कुछ तो तुम्हारा अंदाजा होगा, कुछ तो तुम्हारी फिजिबिलिटी होगी। हमने बोला हाँ सर बिल्कुल फिजिबिलिटी है मेरी। सुनिएगा सर, एयर 1, 2, 3 और 4, 4 साल में ये प्रोडक्ट बनवाऊंगा। मैंने बोला सर कितने यूनिट बनाएंगे जो कि आप बेचोगे? मैंने बोला सर मैंने सर्वे किया है, मैंने रिसर्च की है, और मैं पहले साल सर मैं 8000 यूनिट्स बनाऊंगा और बेचूंगा। दूसरे साल मैं आराम से 9000 यूनिट बनाऊंगा और बेचूंगा। तीसरे साल मैं आराम से 7000 यूनिट बनाऊंगा और बेचूंगा, और आखिरी साल में 4000 यूनिट बनाऊंगा और बेचूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला भाई ये भी आपने अंदाजा लगाया होगा कि भाई मैं बेचूं कितने का? आपने ये भी अंदाजा लगाया होगा कि सर मैं ये यूनिट बेचूं कितने का? हमने बोला सर बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बोला सर इसकी जो मैं सेलिंग प्राइस रखूंगा, बॉस इसकी जो मैं सेलिंग प्राइस रखूंगा, रुपीस सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सर मैं सेलिंग प्राइस रखूंगा पर यूनिट $15। कितनी रखूंगा बॉस? $15। मैंने बोला सर ये तो बेचोगे ना, माल क्या ऐसी बन जाएगा? सर उसको बनाने के लिए आपको मटेरियल लेना पड़ेगा, मजदूर बिठाओगे, उसको पर आवर पैसे देने पड़ेंगे पर यूनिट के हिसाब से, और तुम चलाओगे तो बिजली का बिल भी तो बढ़ेगा तुम्हारा, वो खर्चे भी तो लो। हमने बोला बात तो बिल्कुल सही है। हमने बोला सर सुनिएगा, हमने बोला सर मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल की कॉस्ट आएगी सर फॉर एग्जाम्पल $3, लेबर की कॉस्ट आएगी मेरे पास पर यूनिट फॉर एग्जाम्पल $2, और जो फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल का आएगा जनाब पर यूनिट, वो अज्यूमिंग मेरे पास $1। ये सीन है सर। मैंने बोला सर रखोगे कहाँ? मैंने बोला सर वो फैक्ट्री है मेरे पास, बाकी काम भी कर रहे हैं, ये भी कोने में कहीं टिका देंगे। किराया बढ़ेगा? मैंने बोला नहीं सर इसकी वजह से किराया नहीं बढ़ेगा। तो सर इसकी वजह से क्या कंपनी का किराया बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा, तो कॉस्ट लूं यहां पे? नहीं लूं सर। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर। फिर मैंने बोला सर, और मैंने बोला यार ये जो फैक्ट्री आपने मशीन लगाई है, ये जो आपने मशीन लगाई है, एक बंदा ना इसकी देखभाल करने के लिए मुझे अलग से रखना पड़ेगा, जो इस मशीन की ना देखभाल करेगा। एग्री करते हो? यानी कि या तो यूं कह लो या तो यूं कह लो सर ये जो मशीन मैंने लगेगा ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, $1 लाख मैंने लगा दिए हैं, इसकी इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, साल की इंश्योरेंस के पैसे जाएंगे। इसका मतलब अगर तो मैं ये काम कर रहा हूं, अगर तो मैं मशीन लगा रहा हूं, तो मेरी एक और कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। एग्री करते हो? मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं इसी के मुनाफे में से इसी के पैसे को कवर कराऊं। तो सर इंश्योरेंस कितनी लग रही है मेरे पास? इसको मैं कह देता हूं एडिशनल
इसको मैं कह देता हूं सर एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट $6,000। हाँ लड़के, तुम्हारे ही समझो कारोबार है, तुम्हारा कारोबार है, क्या मैं कर दूं, पैसा लगा दूं? सर बताइए, सर पैसा लगा दें? सर आपने बोला पीएनएल बनाए भाई, हवाओं में बातें थोड़ी होती है, अगर प्रॉफिट आएगा तो कर लेंगे, लॉस आएगा तो मना कर देंगे बॉस। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर मैं पीएनएल बनाने चला। लड़के सुने, सर कितना पीएनएल बनेगा? 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का? सर 4 साल का। पूरे प्रोजेक्ट पे देखें, पूरे प्रोजेक्ट पे देखें मुझे प्रॉफिट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। एग्री करते हो? अगर पूरे प्रोजेक्ट में मुझे प्रॉफिट आ रहा है, बचत हो रही है, तो मैं एग्री कर जाऊंगा। हमने बोला चले सर मैं पीएनएल बनाने चला। सर दुनिया में पीएनएल कैसे बनाया जाता है? हमेशा सेल्स लेस कॉस्ट। सर ऐसे बनाया जाता है पूरी दुनिया पे, यहां पे भी ऐसे बनेगा। सर कैलकुलेटर उठाइए। मैंने बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले साल लॉस आ रहा हो, दूसरे साल भी लॉस आ रहा हो, तीसरे साल ढेर सारा प्रॉफिट आ रहा हो। तो मैंने बोला सर पीएनएल क्या करें? मैंने बोला सर सबका एक साथ पीएनएल बनाए, यानी कि सबों का एक साथ पीएनएल बनाए। सर कैसे? यानी कि मैं एयर 1 का पीएनएल बनाऊं, सर मैं एयर 2 का पीएनएल बनाऊं, सर मैं एयर 3 का पीएनएल बनाऊं, मैं एयर 4 का पीएनएल बनाऊं, फिर इनको मैं ऐड मान लूंगा प्रॉफिट को। मैं बोलूंगा सर इस एसेट को जो तुमने खर्चा कितना किया, 1 लाख रुपए का खर्चा किया, उससे मुझे टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यस बॉस। सर कैलकुलेटर उठाएंगे और मुझे बताएंगे सर पहले साल आपने कितने यूनिट बेचे? 8000 यूनिट। और 1 यूनिट कितने का बेचते हो? $15 का। कितना बॉस? 1,20,000। सर माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। एग्रीड? आगे बढ़े। एयर 2 कितने यूनिट? 9000 मल्टीप्लाई बाय $15। इस मशीन से मैंने 9000 यूनिट बनाए, माल बेचा, पैसा आया कितना? 135। 1,35,000। सर तीसरे साल मैंने कितने यूनिट बेचे? 7000। सर पैसा आया $15। कितना? 1,05,000। फिर अगला एक बंदा चेक भी कर देना, 60,000। सेल्स सर पीएनएल बना रहा है, प्रॉफिट आएगा तो मैं मशीन लगा दूंगा, मैं तो सेटों को मैनेजमेंट को ये दिखाऊंगा। सर सेल्स लेस कॉस्ट। सर ये माल ऐसे नहीं बनेगा, इसको बनाने के लिए मटेरियल लगाना पड़ेगा, ये माल ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए लेबर का खर्चा भी करना पड़ेगा, ये माल ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर वेरिएबल बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, ये माल ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर मुझे फिक्स की इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी। एग्री है? एग्री है? सर जो किराया था, जो हमने मशीन कोने पे रख दी, वो जो किराया था फैक्ट्री का जहां पे और भी काम चल रहे थे, वो डालो यहाँ पे। नहीं सर वो तो वैसे ही दे रहे ना यार, वो तो वैसे ही दे रहे, एडिशनल किराया डालो ना भाई। तो यहां पे मैं क्या नाम दूंगा इसका? एडिशनल फिक्स कॉस्ट। यस बॉस, बताना शुरू करें। सर मटेरियल 1 यूनिट पे कितनी है? $3 मल्टीप्लाई बाय 8000 कितना? 24,000। सर मैं मटेरियल खरीद, अच्छा कॉस्ट है, माइनस कर देते हैं, ठीक है बॉस। इधर आइए। सर कितना? 9000 मल्टीप्लाई बाय $3 कितना? 27,000। फिर 21। फिर हाँ 12,000। बेहतरीन हो गया। अगला बताइए। सर 1 यूनिट बनाने पे लेबर की कॉस्ट $2 मल्टीप्लाई में 8,000 कितना? 16,000 बराबर वाला 18,000। फिर 14,000। फिर 8,000। सर फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कितनी हो रही है? $1 कितना? 8,000। बॉस कॉपी नहीं करेंगे अभी, पहले समझेंगे बॉस, कॉन्सेप्ट बन रहा है, फिर तो सारे सवाल आप लोग ही करोगे इंशाल्लाह। सही है जी। चले सर दूसरे साल 9,000 यूनिट मल्टीप्लाई में $1 कितना? फिर 7,000। फिर 4,000। चले सर क्या इसकी वजह से कोई फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है? यस सर मैंने इंश्योरेंस करवा ली थी। कितनी फिक्स कॉस्ट बॉस? 6,000। सर प्रॉफिट कितना? बॉस पहले साल का प्रॉफिट कितना? करें प्लस माइनस करें। एग्रीड? सर सारी कॉस्टें ले गई को खा गए हो? सर को सारी कॉस्टें ले ली को खा गए हो? सर एक खा गए, एक खा गए कॉस्ट ना। कौन सी? डेप्रिसिएशन, वो भी तो कॉस्ट है।
डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस पीएनएल में नहीं आता सर, पीएनएल ही तो बन रही है सर, पीएनएल ही तो है, खा गए ना, आ जाओ ले लेते सर। सर ये भी तो पीएनएल में नहीं आता डेप्रिसिएशन, बिल्कुल आता है बॉस। एसेट खरीदा है, डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड करूंगा मैं, करूंगा सर। एफआर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर लाजमी है, पीएनएल में आएगा, करिए सर। सर कुछ भी नहीं कह रहा तो कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन। कुछ भी नहीं कह रहा तो स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? हाँ सर फॉर्मूला क्या है मेरे पास? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय यूजफुल है, कितना मेरा भाई? 25। सर जी कितना? 25। सर जी कितना? 25। सर जी कितना? 50। ऐसा ही है। अब बताना भैया, अब हुआ ना प्रॉफिट? पहले का सर 41,000 का प्रॉफिट है, फिर बॉस कितना? 50,000। यस बॉस कितना? 32। पाँच हजार। सर बताइए कितना मुनाफा टोटल? 1 लाख। एक्सेप्ट करें सर, एक्सेप्ट करें। कितने का फायदा? कितने की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? मुनाफा कितना आ रहा है? 28,000 के 1,28? एक बात पे कायम रहो, 28 के 1,28? 28 या 1,28? 28। सर कैसे 28? प्रॉफिट का हाँ नहीं, डिसीजन क्या सोच के करोगे? 28,000 का प्रॉफिट है। अगर 2 मिनट ना, 2 मिनट, अगर ये 1,28 नहीं होता सर, ये 98 होता, फिर सवाल है। अभी तो 1,28, अगर ये 98 बनता फिर क्यों? अबे कैसे? 1 लाख की इन्वेस्टमेंट और 98 का प्रॉफिट। अगर लेट सपोज ये होता, अगर क्या करते? नहीं करते। सर सुनो सर, व्हाट इज दिस डेप्रिसिएशन? तुम कर क्या रहे हो? सुनना, 98,000 का प्रॉफिट है, उसको तुम कंपेयर करवा रहे हो 1 लाख रुपए की मैंने कॉस्ट लगाई है, ये तुम कंपेयर करवा रहे हो, तुमने बोला सर 2,000 का लॉस। एग्री करते हो? अगर ये 98 होता, रिकॉर्डिंग वालों ये मैंने अपनी तरफ से 2 नंबर चेंज किया, अगर ये 98 होता, आप बोलते सर 98 का मुझे प्रॉफिट आया, मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 1 लाख से कितने का लॉस आया? 2,000 का। हमने बोला सर 1 लाख की जो तुमने कंपेयर करवा रहे हो, तुम ऑलरेडी कंपेयर करवा चुके हो डेप्रिसिएशन की सूरत में। भाई डेप्रिसिएशन को ऐड मारो, कितना बन रहा है? कंपेयर तो करा दिया तुमने, ये डबल क्यों कंपेयर करा रहे हो? लॉजिक समझाइए मैंने क्या बोला? सर कंपेयर तो करा दिया तुमने, ये तो तुम डबल कंपेयर करा रहे हो बॉस। यूं सुनो सर, आपने कितना पैसा दिया मशीन खरीद के? 1 लाख तुम्हारी जेब से चले गए। पहले साल रेवेन्यू कितना आया? 1,20। 24 मटेरियल सप्लायर को दिए, मजदूरों को तनख्वाह दी, बिजली का बिल दिया, इंश्योरेंस वाले को पैसे दिए, इसके पैसे दिए, इसके पैसे दिए। सर मैं दे चुका हूं कब? शुरू में। ये तुम्हारी जेब से पैसा निकला? नहीं निकला। सर ये डबल कंपेयर नहीं करा रहे तुम बैठ के भी, जो तुम मुझे 2,000 का लॉस बता रहे हो। सर ये तो डबल कंपेयर करा लिए ना, या तो यहां नहीं लो, ये लाइन उड़ा दो, फिर कंपेयर कराओ। लॉजिक समझ में आई मैंने क्या बोला? आप डबल कंपेयर करा रहे हैं बॉस। मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, मैं हम लोग कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। सर आप डबल कंपेयर कर रहे हो, क्या लॉजिक समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? लॉजिक क्लियर हो गई बॉस? सर अगर आपको कंपेयर कराना ही है ना, अगर आपने कंपेयर कराना ही है तो सर यहां पे आप डेप्रिसिएशन ना लिखें, फिर कंपेयर कराएं। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर सुनना इस, अच्छा ओरिजिनल डाटा में रिस्टोर करता हूं। कितना प्रॉफिट है सर? 1,28 का। बचत कितनी है? 1,28 की। सर 28 की नहीं है, क्योंकि 1 लाख तुमने यहां पे ऑलरेडी ले लिया,
क्या मेरी बात आप सबों को समझ में आई? अगर आपको कंपेयर कराना ही है सर, अगर आपको कंपेयर कराना ही है तो आप यहां से डेप्रीसिएशन की लाइन को उड़ा दीजिए। क्यों? या आप यहां पे दोबारा से डेप्रीसिएशन को ऐड बैक कर दें। क्यों? डेप्रीसिएशन के पैसे थोड़ी ना दिए जाते हैं बॉस, पैसे तो दे दिए तुमने। एयर जीरो पे कितने? 1 लाख, वो तो एज पर रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है। यहां पे तो फाइनेंस पढ़ रहे हो, पैसे क्यों देख रहे हो आप? बात समझ में? मैंने क्या बोला सर? चले, मैंने बोला सर अगर आपने कंपेयर कराना ही है तो सर आप यहां पे डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड ना करें, आप डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड ना करें। अब बताइए सर कितना बॉय? 66,000। ये सर जी कितना? 75। ये भाई लोग एक बंदा चेक भी कर देना, क्रॉस चेक। 57। ये कितना? कितना? सिर्फ 30। कितना हो लड़के? 2। अब कंपेयर करा लो, अब कंपेयर करा लो। मैंने इस प्लांट से माल बना के बेचा, कितना पैसा आया? 1,20 मटेरियल दिया, लेबर दिया, वेरिएबल ओवरहेड दिया, ये सारा खर्चा दिया। नेट जेब में कितना बच गया? दूसरे साल नेट जेब में कितना बच गया? तीसरे साल बच गया, चौथे साल बच गया। कितना पैसा बच गया? एयर जीरो पे कितने दे चुका था? अब बताओ नेट कितना बचा? अब बात समझ में आई मेरा भाई? पहले तो आप डबल डबल माइनस कर रहे थे। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? दोबारा मशीन खरीद के लिया है, मशीन खरीद के ले आए, ला के रख दी कोने पे। पैसा कहीं से पकड़ लिया, उधार उधार पकड़ के दे दिए पैसे। मशीन आ गए, उधार कितना चढ़ा हुआ है? 1 लाख का। उधार कितना चढ़ा हुआ है? 1 लाख का। पहले साल आपने इससे माल बना के बेचा, कितने पैसे आए आपकी जेब में? मटेरियल के सप्लायर को दे दिए, मजदूर को तनख्वाह दे दी, बिजली का बिल दे दिया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के दे दिए। पहले साल कितने जेब में बच गए? दूसरे साल इतने बच गए, तीसरे साल इतने बच गए, चौथे साल इतने बच गए। कुल 4 सालों में कितने बच गए? उधार पकड़ा था, एसिड खरीदा था, वापस किया। कितना वापस किया? 1 लाख का। अभी भी नेट कितना बच गया? क्या मैं मशीन इन्वेस्ट कर दूं बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन? किसी का एतराज? लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं? डबल डबल माइनस कर रहे थे, वो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, वो क्लियर हो गया। डन। सुने सर, इसको यूं भी तो कर सकते हैं सर, यूं भी तो कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे एयर जीरो ले लूं और मैं यहां पे बोलूं बॉस कि मैंने यहां पे इन्वेस्टमेंट की है जिसको मैं नाम दे रहा हूं, इसको मैं यूं भी तो कर सकता हूं। पैटर्न चेंज हो रहा है सर। मैंने एयर जीरो पे इन्वेस्टमेंट की है जिसका मैं नाम दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट एयर जीरो पे 1 लाख की। यहां पे कितनी सर? 1 लाख की माइनस, और अब नेट कर लो। एक ही बात है। पैटर्न अच्छा बन गया? पैटर्न नहीं बना रहा हूं ना, पैटर्न नहीं बन गया सर। कितना? 128। डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। सर क्या सबों को बात समझ में आ रही है मेरे भाई लोग? क्या सबों को बात समझ में आ रही है? सर लॉजिक क्लियर? कितने का मुनाफा? 128 मोटर एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन सर मुझे ना अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है सर, थोड़ी सी परेशानी है। क्यों? मैंने कहा सर बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। गौर से सुनना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। सर बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सर ये मशीन में खरीद कब रहा हूं? सर कब खरीद रहा हूं मैं? आज अगर मैं तारीख ले लूं, फॉर एग्जाम्पल सर टुडे 1 जनवरी सन 2023, आपने पैसा कब लगा दिया? 1 जनवरी सन 2023 में। सर पहले साल के इख्तिताम पे, ये पहला साल है सर, मुझको पैसा मेरी जेब में कितना आया? पहले साल के इख्तिताम पे बोले तो 31 जनवरी सन 2023, आई एम सॉरी 31 दिसंबर सन 2023।
एग्रीड। ये दूसरे साल के इख्तिताम पे बोले तो 31 दिसंबर सन 2024, लड़के ये 31 दिसंबर सन 2025, ये 31 दिसंबर सन 2026। मैंने बोला यार आपने किया तो बिल्कुल ठीक है, और कितना निकाल के दिया था आपने? 1,28,000 का मुनाफा। हमने कहा मतलब बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन थोड़ी सी अकाउंटिंग के हिसाब से सही है, लेकिन फाइनेंस के हिसाब से थोड़ी आउट है। क्यों सर? तुमने पैसा कब लगाया? आज 1 जनवरी सन 2023। मुनाफा आ रहा है आपको डिफरेंट ईयर्स में। तो मैंने बोला सर बात तो सही है, लेकिन आज के 100 रुपए की वैल्यू 1 साल के बाद वो 100 रुपए की तो नहीं रहती ना यार, वो तो इसमें है ही नहीं, उसको तो एडजस्ट करें यार। आपने आधी बात बिल्कुल सही है, आधी बात आपने बताई नहीं है, वो तो एडजस्ट करें। लॉजिक ले रही। इसका मतलब सर दुनिया में एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या मतलब होता है सर इसका? टाइम वैल्यू मनी का सर वो ये बोलते हैं कि पैसे की वैल्यू, मनी की वैल्यू वक्त के साथ साथ खत्म होती, गिरती होती रहती है। सर वो कहां इसके अंदर? आज आपके जेब में 1 लाख रुपए, सर 10 साल बाद उस 1 लाख रुपए से आज जो चीज तुम खरीद सकते हो, 10 साल बाद भी क्या वही चीज खरीद पाओगे? पावर ऑफ मनी नहीं सर। आज से 30 साल पहले जिसकी जेब में 1 लाख रुपए थे 30 साल पहले, क्या वो वही चीजें खरीद पाता जो आज का 1 लाख रुपए खरीद सकता है? नहीं सर। तो सर टाइम वैल्यू मनी तो एक चीज है। आप मेरी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो आज सन 2023 की जनवरी में, और बेनिफिट ले रहे हो हर साल के इख्तिताम पे। सर ये इंसाफ तो नहीं है। एग्री करते हैं? सर टाइम वैल्यू मनी का है। सर टाइम वैल्यू मनी को हम यूं भी समझ लेते हैं। सर सुनना टाइम वैल्यू मनी का मतलब क्या है? सर फॉर एग्जाम्पल मैं कोट करता हूं क्लास के अंदर। सर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सर सर्दी आई, घर वालों ने आपको 100 रुपए दिए। सर घर वालों ने आपको 100 रुपए दिए कि जाओ यार मूंगफली लेकर आ जाना। घर वालों ने आपको 100 रुपए दिए कि सर आप जाइए जरा मूंगफली लेकर आ जाए। आपने बोला सही है सर। आप लाते रहते थे रोजाना 1-2 दिन छोड़ के घर वालों के लिए मूंगफली। सर 100 रुपए की ना तकरीबन 250 ग्राम मूंगफली आती थी, 1 पाव। ठीक है सर ये कौन सी बातें कर रहा हूं मैं? सर ये मैं बातें कर रहा हूं सन 2021 की। अच्छा जी, इसी तरह से घर वालों ने आपको 100 रुपए दिए, वो 100 रुपए आपने जैकेट में डाले और आप मूंगफली लाना भूल गए। कब? सन 2021, पिछले साल सन 2021। सर उसी दिन जो है वो समझो गर्मियां पड़ गई। 100 रुपए आप मूंगफली लाना भूल गए, 100 रुपए आपकी जैकेट में पड़े हुए और गर्मियां पड़ गई, आपने जैकेट उठा के ऊपर फेंक दी 2 छती के अंदर। एग्रीड। साल गुजर गया, अगला साल आ गया कौन सा? सन 2022। फिर सर्दियां पड़ी, आपने फिर 2 छती से जैकेट उतारी, धूप में रखी, बदबू निकली, आपने वो जैसी जैकेट पहनी सर 100 रुपए आपकी जेब में आ गए, हाथ में आ गए। आपने बोला अच्छा 100 रुपए, आपको मेमोरी तेज थी, आपने बोला ये तो पिछले साल दिए थे घर वालों ने मूंगफली लाने के लिए, और आज पहले दिन सर्दी पड़ गई है, मैं जरा घर वालों के लिए मूंगफली ला के दे दूंगा। एग्री करते हो? सर जब मैं मूंगफली वाले के पास पहुंचा, सर 100 रुपए का नोट तो वही रहा ना, लाल रंग का, वो तो नहीं बदला, पीला वीला तो नहीं हुआ। मूंगफली लेने के लिए पहुंचा, सर कितनी मूंगफली आएगी? सर अब तो नहीं आएगी ना 1 पाव की। एग्री? आजकल तो और हालत खराब है सर, आजकल तो कुछ और हालत खराब है। एग्री करते हो? सर अब 200 ग्राम नहीं आएगी। कितनी आएगी? अज्यूमिंग 200 ग्राम आएगी तो सन 2042 में भी 100 रुपए की 1 दाने 2 दाने आएगी। तो एग्री करते हैं बॉस? इसका मतलब पैसे की वैल्यू डिक्लाइन हो गई। सर वो कहां है यहाँ पे? सर वो तो एडजस्ट करें। लॉजिक ले रहे हैं मैंने क्या बोला? आधी बात सही है, आधी बात दुरुस्त नहीं है। क्या हम उसको एडजस्ट करें? आए सर उसको एडजस्ट करते हैं। सर कैसे? सर मुझे एक बात बताएं, बहुत गौर तलब, पढ़ चुके हैं आप लोग पहले, आई नो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखते हैं। मैंने बोला यार आपने बैंक के अंदर $100 डिपॉजिट कराए। सर सुनेंगे, आपने बैंक के अंदर कितने डॉलर डिपॉजिट कराए? $100। बैंक वाले ने आपको बोला कि सर 1 साल बाद आ जाओ तुम्हें पैसे दे देंगे। हमने बोला कितने देगा ये तो बताओ भाई। बैंक वाले ने बोला सर 10% देते हैं हम सबको। कितना देते हैं? 10%। ये तुम्हारे नाम से मैंने रख दिए हैं बैंक के अंदर, और 1 साल के बाद आ जाओ 10% रिटर्न मिलेगा। सर कितना मिलेगा?
110। हमें कैसे बताया? एग्जैक्ट दिमाग से कैलकुलेट करके। आपके दिमाग में चला क्या? सुनो, आपने 100 रुपए बैंक के अंदर जमा कराए, बैंक वाले ने आपको 100 रुपए तो देने देने, आपका पैसा ना यार। इस 100 रुपए के ऊपर प्लस 100 रुपए के ऊपर प्लस 100 का 10% भी देगा, बोले तो $100 भी देगा और $10 भी देगा। कितने देगा सर? सुनना, यानी के सर, यानी के $100 एक साल के बाद, $100 एक साल के बाद कितने हो गए सर? 110 हो गए। कितना सूद लगा के? 10% का सूद लगा के। सर ये 110 बना कैसे? सुनना, मैंने बोला सर मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स। ये 110 कैसे बना? हमने बोला सर आपने 100 रुपए प्लस इस 100 रुपए का 10%, ये बना ना, बन गया 110। हमने बोला सर मैथमेटिक्स, इस 100 रुपए को जरा कॉमन ले लो, ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 10%। सर अगर बैंक वाला 12% रिटर्न देता तो? अभी तो 10% दिया ना, तो कितना होता? 112। तो ये 10% नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाता फिर? 12 हो जाता। सर 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, इसको मैं इंटरेस्ट रेट कह दूं, इसको मैं इंटरेस्ट रेट कह दूं, और क्या बन जाएगा? 110। ऐसा ही है। सुनिएगा सर, 110 पैसे तुमको कब मिलेंगे? 1 साल के बाद। 1 साल का बाद बोले तो फ्यूचर। इस 110 को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर वैल्यू। सर जी 100 रुपए तुमने बैंक में कब जमा करवाए थे? आज। आज को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर बात समझ में आ रही है? थोड़ी मैथ्स खेलें, थोड़ी मैथ्स खेलें। मैंने बोला सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू, उधर फेंकूंगा तो डिवाइड होगा। सर फ्यूचर वैल्यू को मैं एफ भी लिख रहा हूं, फेयर वैल्यू नहीं समझ जाना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये फ्यूचर वैल्यू। मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस आई इज इक्वल टू, प्रेजेंट वैल्यू को पी भी लिख दो। सर इसको जरा सीधा करके लिख दे हम लोग ऊपर। सर तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू का कैसे निकलेगी? सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी सर, सुनिएगा सुनिएगा। अच्छा इसको मैं सीधा करके लिख दूं अगर, सर जी अगर मैं इसको सीधा करके लिख दूं तो क्या लिख पाऊंगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई। सर लिख सकता हूं? किसी का एतराज तो नहीं है? गौर से। सर ये डिवाइड हो रहा है ना, इसको मैं यूं लिख दूं, अगर आप बुरा ना मानो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा धक्का दूं, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। को एतराज तो नहीं करोगे? प्योर मैथ चल रही है। इस पूरे को अगर मैं कोई नाम दूं, इस पूरे को अगर मैं कोई नाम दूं, मैं बोलूं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। क्या नाम दे दूं बॉस? डिस्काउंट। और डिस्काउंट फैक्टर निकलेगा कैसे? ऐसे निकलेगा। क्या सबों को बात समझ में आई? सर क्या सबों को बात समझ में आई? इसका मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? डिस्काउंट फैक्टर। क्या नाम दे दिया बॉस? डिस्काउंट फैक्टर। तो इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। क्या सबों को समझ में आया? सर एक दफा फिर से, मैंने बोला सर आप पैसे जमा करवाए कितने? $100। बैंक वाले ने बोला 2 साल बाद आना, मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा। कब आना? 2 साल बाद। सर कितने पैसे देगा 2 साल बाद? अबे परसेंट का मतलब पर एनम, सालाना मैं आपको 10% दूंगा, लेकिन दूंगा 2 साल के बाद। कितना देगा? 121। 110 नहीं, जो 10 रुपए हैं वो भी, यानी कि सूद पे सूद, बोले तो कंपाउंडिंग। एग्री करते हैं? कंपाउंडिंग। कितना बना बॉस? सर कैसे निकाला 121 बॉस? पहले 100 पे लगाया 10%, फिर पहले 110 पे लगाया 10%। या सिंपल कर लूं मैं, अगर कैलकुलेटर उठाए 100 मल्टीप्लाई बाय 110 और 2,
121। सर जी तो पावर 2 3 साल बाद होता तो पावर 3, तो सर इसको मैं n बोल दूं, इसको मैं पावर n कर दूं, 4 साल हो, 5 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, इसको मैं पावर n कह दूं, किसी का एतराज तो नहीं होगा। लॉजिकली मैंने क्या बोला, लॉजिकली मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर ये जो तुमने मशीन उठाई है, ये जो उधार पकड़ के लाए थे, उधार पकड़ के पैसा लाए थे, ये पैसा तुमने कब पकड़ा उधार? सर सूद देना पड़ेगा इसके ऊपर, सर इसकी डिस्काउंटिंग तो करें। सर कितना सूद है? फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट फैक्टर, सर फॉर एग्जाम्पल 10% सूद है। कितना सूद है सर? 10%। लड़के बताओ, डिस्काउंट फैक्टर निकालना सिखाया मैंने। सर कैसे निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, कितना बोला मैंने? 10% बोले तो 0.1 पावर n। सर यहां पे पावर कितनी है? 0, पावर 0, कितना बनेगा? करो ये, सॉरी हाँ मनी बनेगा 1। अभी तो मैंने सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर लिया, कितना बॉस? 1 बनेगा। पावर किसी भी 0 होती है तो आंसर 1 आता है। सर यहां पे कितना? 1। क्यों? क्यों सर? आज के पैसे की वैल्यू तो आज की होगी ना यार, आज के पैसे की वैल्यू तो आज की होगी ना बॉस। एग्रीड। अगले उसमें क्या हो जाएगा? पावर 1, पावर 1 कितना भाई? ना डिवाइड में कम हो जाएगा 1 से, 0.909। फिर पावर 2 बना ले, फिर पावर 2 बना ले, कितना? 0.826। फिर लड़के 751, फिर 0.683। सर लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई। सर डिस्काउंट फैक्टर निकाल लिया मैंने, फ्यूचर वैल्यू है ना ये, 1 साल के बाद मिलेगा ना पैसा, मल्टीप्लाई मार दो। फ्यूचर वैल्यू 66,000, डिस्काउंट फैक्टर ये मैंने निकाल लिया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई से, मल्टीप्लाई मारे मेरा भाई कितना? 59,994। एक बंदा क्रॉस चेक भी करता रहे भाई, दोबारा बोलिए। 61950। ठीक हो गया। फिर सर 42807। फिर भाई 490 फिट हो गया। अब करो नेट, अब करो नेट, यानी कि ये माइनस का और बाकी प्लस का। करे जरा नेट। बोलिए 85,241। ये है मुनाफा, प्लस का माइनस का, ये है मुनाफा। इसके अंदर तुमने सब अकाउंट फॉर कर दिया, बात समझे? ये है मुनाफा और इसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बोले तो एनपीवी, बोले तो एनपीवी, ये है सर एनपीवी। क्या हम सबों को समझ में आया? क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बने? क्या जहन नशीन हुआ? लॉजिक क्लियर हुई बॉस? मैं यहाँ पे इसको क्यों लेता हूँ? क्योंकि यहाँ से डेप्रिसिएशन को मैं उड़ा देता हूँ। डेप्रिसिएशन अगर ले लो तो ये नहीं लोगे, हटाओ उसको। ले सकते हैं लेकिन अब मामला बदल जाएगा। क्यों? सुनो सुनो सुनो, क्यों नहीं ले सकता? सुनो सर, ये पैसा कब दिया तुमने? हमें यहाँ पे दो चीजें करनी है, एक प्रॉफिट और दूसरा टाइम वैल्यू मनी। सर ये पैसा कब दिया मैंने? आज। एयर जीरो, इसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? वही होगी। अगर मैं डेप्रिसिएशन लेता यहाँ पे 25,000 तो ये नंबर चेंज हो जाता, 20,000 पे भी प्रेजेंट वैल्यू लग जाती। गलत हो जाता ना? स्ट्रेट लाइन चल रहा है। हाँ नहीं, रिड्यूसिंग हो तो तब भी प्रेजेंट वैल्यू नहीं लगनी चाहिए ना, उसका पैसा तो तुम पहले ही दे चुके हो।
उसके ऊपर भी प्रेजेंट वैल्यू लग जाती, जो कि गलत हो जाता। लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई? चलें सर इसको कॉपी करें, कॉपी करें। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। असर ब्रेक कर लेते हैं, फिर असर के बाद हम लोग रिज्यूम करते हैं क्लास। ना ना, ये कैलकुलेटर है, चार्ट की क्या जरूरत है? अच्छा नहीं कैलकुलेटर भाई, कहाँ चार्ट में ढूंढता फिरता रहेगा भाई कैलकुलेटर। हाँ वैसे होता है, यानी ये मतलब निकालना पड़ेगा बड़े डिस्काउंट पे। हाँ कैलकुलेटर भाई, वो सर एनुअल फैक्टर का भी फॉर्मूला है ना, वो मैंने लगा दिया उसमें कैलकुलेटर। वो मैं कराऊंगा, अभी सब सिखाऊंगा, सब सिखाएगा मैं, टेंशन नहीं ले। पूरी तैयारी करा के भेजेंगे। एसीसी का तरीका ये है भाई, आपने स्टेटेक्स रीड कर ली, दोनों किटें सॉल्व कर ली, पेपर 100% पास है। सिंपल सीधा सा रूल है एसीसी का भाई। हम तो उसी पैटर्न पे चलते हैं, इधर उधर देखना ही नहीं है, ये वाले पेपर वाले पेपर नहीं, अपनी दोनों किटें। बहुत अगर करना है तो अपने ही पास पेपर, किट के अंदर पास पेपर होते हैं लेकिन सारे नहीं होते। अगर आपको और पढ़ने का शौक है, पोजीशन मारने का शौक है, तो सर आप बाकी पास पेपर भी करें, मतलब एसीसी के ही बाकी पास पेपर भी करें। हाँ सर कॉपी करें जी सर। ये छोटे मोटे सवाल है। अच्छा ये हैंडआउट मैं आप लोग को दे रहा हूँ, पर्चे, इसकी ना पूरा बंच तैयार है, तो वो मैं आपको दूंगा 1-2 क्लासों के बाद। तो ये पर्चे फिर तुम, ये पर्चे उसके अंदर शामिल है, तो इन पर्चों को तुम भले से उड़ा देना, ठीक है जी। पूरा बंच है, उसके अंदर थ्योरी भी है, सेक्शन ए भी है, सेक्शन बी भी है। हैंडआउट के अंदर मैंने स्टडी टेक्स की ना काम की थ्योरी भी डाल दी है। स्टडी टेक्स में तो बहुत सारी थ्योरी होती है ना, बहुत सारी नहीं डाली, जो काम किया ना वो डाल दी है। बाकी तो स्टोरी होती है, वो पता नहीं क्या क्या होती है, वो नहीं। ये कॉपी कर लिया तो मिटाऊंगा, है मेरा भाई, मिटा दूं श्योर ना? चले सर ब्रेक खत्म, ब्रेक खत्म, क्लास स्टार्ट। बोर्ड का सफाया करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। थोड़ा हाथ पैर चलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अपने पक्के हो जाएंगे। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चले सर जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं, जरा आप क्वेश्चन नंबर 1 तो खींच दो। जब तक मैं बोर्ड का सफाया करता हूं, जरा आप क्वेश्चन नंबर 1 तो खींच दो। सर जब सुने एक चीज और मेरा भाई सुने सर, इसको मैं क्या बोल सकता हूं सर, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये पूरी लाइन को सर, क्या मैं इसको कैश फ्लो कह दूं? सर क्या मैं इसको कैश फ्लो कह दूं? हैं जी, मैंने बोला सर इसके अंदर आपने सारे एक्सपेंसेस कौन से वाले लिए हैं? सर कौन से वाले हैं जिसका पैसा दिया जाता है? नॉन कैश वाले नहीं लिए। डेप्रिसिएशन की मैंने आपको लॉजिक बता दी। तो क्या मैं इसको प्रॉफिट कह दूं या मैं इसको कैश फ्लो कह दूं? अभी मैंने कहा सर प्रॉफिट तो ना बोले, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, वो तो आप एंड में 1 साल लेके माइनस कर रहे हो। एग्रीड? आप इसको कैश फ्लो बोलते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। एग्री करते हो? एग्री करते हो तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा? कैश फ्लोज बोला जाएगा। चले जी, चले बॉस, क्वेश्चन नंबर 1। दिए सर मैंने आपको 5 मिनट, 2 मिनट। सर कैसे करेंगे? यू कर लो बॉस, सुने पैटर्न में बना देता हूं। सर सवाल में क्या है? ए लिमिटेड परचेज अ मशीन वर्थ $500,000। सर मैंने मशीन कितने की खरीदी है? $5 लाख की। विद अ 4 ईयर यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? 4 साल। फॉलोइंग आर दी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ओवर द मशीन लाइफ। इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन की पंचायत नहीं है, इन्होंने बिल्कुल सही किया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। सर सुने, मुझे रिक्वायरमेंट में क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर आईआरआर कैलकुलेट करना है, फिर पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो सर ये भी कॉन्सेप्ट बन जाएगा हमारा इंशाल्लाह। सुनेंगे सर 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको यूं लेके चलूं ईयर 0 1 2 3 4, या मैं इसको यूं लेके चलूं। जैसा बोलो, आंसर सेम है। सर आप कर रहे हैं या कर रहे हैं? मैं स्टार्ट ले रहा हूं। ईयर 0 1 2 3 4, यूं कर लो। आप लोग यूं कर रहे थे, मैं आप यूं करूंगा। वैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम है, मर्जी है, जो दिल करे। यस बॉस। सर यहां पे इन्होंने मुझे कैश फ्लोस कैलकुलेट करके दिए हैं, कैश फ्लोस और डॉलर्स में।
सर यहां पे डिस्काउंट फैक्टर कितना है मेरा भाई? 10%। और भैया प्रेजेंट वैल्यू। चलें सर अब आप लोग करें, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए लोग। सर फॉर्मूला से करें या डिस्काउंट फैक्टर से करें? फॉर्मूले से मतलब समझा नहीं। फॉर्मूले से मतलब कि कैसे करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं प्लस 1 माइनस ये क्या? 1 प्लस 0.110। एक ही बात है, एक ही बात है। नहीं आंसर थोड़ा चेंज आ रहा है। तो राउंड ऑफ कैसे होगा ना? राउंड ऑफ खैर है, खैर है। कह रहे हैं हाँ एग्जामिनर इस पे थोड़ी पकड़ता है। एग्जाम बोलता है गलती पे मार्क्स काटूंगा, राउंड ऑफ पे थोड़ी ना। डिस्काउंट करके निकालने का वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट बोले तो जैसे मैं हर पावर चेंज करने के लिए दोबारा से लिखना बिल्कुल दोबारा थोड़ी लिखोगे, लिखो मैं बताता हूँ। सही है। जैसे मैं 3 निकालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, हाँ लिखो 3, ये 3 का डिस्काउंट फैक्टर आ गया। सही है। अब 4 करो। कौन सा है? 7 अच्छा आई थिंक 5 5 ये एरो दबाओ, दबाओ। मिटाओ, डिलीट डिलीट करो 5। आज तिखवारी कौन करेगा? बार बार लिखते रहेंगे। तिखवारी थोड़ी करेंगे, बार बार लिखते ना, बार बार लिखते रहे। हाँ पूछ लिया कर भाई, पूछ लिया कर। बॉय हो गया, बस 2 मिनट और। 72 कौन सा है ये? पहले तो नहीं मैंने फिर पहले अंगूठी बनाई हुई थी लेकिन मैंने कहा चेंज करूंगा। ये बात सही है, इसका इम्पैक्ट आता है। मतलब ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, बिलीव से पहले तो आपको फिर वो तो अल्लाह से करना चाहिए ना। हाँ बिलीव से नहीं ऐसे पहले हाँ वैसे बिलीव नहीं करना वो तो अल्लाह से होता है ना सारा। सही है। जो बिलीव करके बंदे ना फिर वो उस जिम्मे में चले जाएंगे शेयर को। हाँ वो अलग अलग डेफिनेशन स्टार्ट है। हाँ सही है। हो गया, चलो मेरा भाई। यस सर। एयर 0 5 लाख। सर। कैश का आउटफ्लो कितना? 5 लाख। एक सेकेंड। यस एयर 0 होना जरूरी है। हाँ जी। यार एयर 0 हाँ बन आएगा। हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 पे कितना सर मेरे पास कैश फ्लो? 240। एयर 2 पे कितना है? 190। एयर 3 पे कितना है सर? 150। एयर 4 पे कितना है? 140। सर डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 0 कितना? 1। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 1.909। फिर मेरा भाई 0.826। फिर 0.751। फिर 683। यस बॉस। 218,160. दोबारा बोलिएगा। ये तो 5 लाख हो गया। खैर 218,160 218,160। 160 फिर 156 15 156 940 940 1126 1126 50 50 95620 95620 फिट हो गया। टोटल हो गया सर 5 टोटल नहीं, नेट बोला करो। नेट हाँ नेट है ना, ये नेट प्रेजेंट नेट है वैल्यू। 83,83370 दोबारा बोलिए। 83370 अरे 8 थोड़ी स्टार्ट होगा, 5 स्टार्ट होगा। 5 8 सर वो माइनस करके बता दीजिए। हाँ तो माइनस तो होगा। करके बताया हाँ माइनस तो होगा। तो मैंने करके बताया हाँ तो माइनस तो होगा ना। हाँ माइनस तो होगा। मैं वही करता बिल्कुल ठीक बताया। फिट हो गया। सब मुनाफा है, मुनाफा है। एक्सेप्ट करेंगे क्या? सर जी बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। सर जी बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। आप लोग रजिस्टर में इसके नीचे तकरीबन आधा पेज या 5-6 लाइनें छोड़ देना, क्योंकि इसी सवाल का मैं आपको IRR और पेबैक भी करवाऊंगा। लेकिन अभी मैं अगले सवाल पे जाके एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, ताकि रजिस्टर में एक प्रॉपर रहे आपके पास। ठीक है जी, ठीक है सर। आधा पेज छोड़ देना। चले सर आगे सुने सुने सुने। भाई इस वर्किंग का ना थोड़ी शॉर्ट मारता है। कोई कॉपी कर रहा है?
करें करें, एक मिनट रुकता हूँ। क्या ये प्रेजेंट वैल्यू, ये ऐड टू बी, ये पर्टिकुलर सिग्नल आ रहा है और जो नीचे आ रहा है वो कंबाइन, जैसे नीचे नहीं समझा मैं, दोबारा बोले। 218160, हाँ, ये एयर वन की प्रेजेंट वैल्यू है, पहले साल का मुनाफा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये दूसरे साल का प्रॉफिट उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तीसरे साल का प्रॉफिट उसकी प्रेजेंट वैल्यू, चौथे साल का प्रॉफिट उसकी प्रेजेंट वैल्यू, एयर जीरो पे पैसे लगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना 83370 ये नेट है। बेहतरीन, खूबसूरत हो गया। चले सर आइए भाइयों, सुने, बॉस मिटाओ। भाईजान मुझे इसको ऐड कर देते हो? एन्युटी फैक्टर सर। हाँ सर, बिल्कुल वही समझाने जा रहा हूँ। मुझे इस डब्बे को ऐड कर देते हो, वही समझाने जा रहा हूँ। थ्री पॉइंट 169, ठीक है। सुने बॉस, सुने, मैंने बोला सर ये मेरे पास है सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर, इसको क्या बोलूंगा? सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। कब से कब कितना सम? 1 से लेके 4 साल, जीरो नहीं, हाँ 1 से लेके 4 साल। सर क्या ये डायरेक्ट निकल सकता है? जी सर। यस सर। सर कैसे निकलेगा? ये कहलाती है तुम्हारे पास एनिटी फैक्टर। तो सर एनिटी फैक्टर की डेफिनेशन बनी सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टरों को अलग अलग लेके प्लस कर लें। सर कैसे? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। सर प्लीज कैलकुलेट करें। 1 माइनस 1 प्लस आई कितना मेरे पास? 10%। माइनस सर साल कितने? 4 साल। यस बॉस, आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। नहीं, पहले डिवाइड कर पावर, नहीं पहले पावर है। डिवाइड पावर में चला गया, डिवाइड पावर में चला गया। 9 हाँ आ गया। नीचे आने के लिए कैसे करूँ? जाने के लिए क्या होता था भाई? ऐसे नहीं करेंगे ना। इक्वेशन आ गई? हाँ आ गई ना इक्वेशन, सही है। 1 minus bracket 1 minus 0.1 plus 1 plus 0.1 हाँ सर्कल से नीचे करेंगे ना। हाँ एरो से नीचे करो। सही है। अब क्या है? 0.1। ऐसे ही है। लड़के -4 कौन डालेगा? -4 है। सर अगर माइनस नहीं डालेंगे ना तो इनको बताएंगे फिर हाँ करेंगे। फ्यूचर आ जाएगा। लड़के ऊपर जाओ, माइनस डालो यहाँ पे, शाबाश, रुक जाओ, माइनस डालो। अब नीचे, अब इसी को दो। 3.16 and 3.16 सही। फिट है, खूबसूरत। ये वैसे क्या आंसर होंगे? फ्यूचर में चलेगा ना तुम, हाँ। अभी तुम पास में चले गए, प्रेजेंट वाली बात है। इसके एसडी वाला भी खत्म कर लो ना, क्या तुम बार बार एसडी दबा रहे हो? डायरेक्ट पॉइंट में निकल कर आए, पता ही है एसडी। सर चेक किया था मैंने, मुझसे हो नहीं रहा यार था, मेरे कैलकुलेटर में भी था, पता है यार। ये जो एसडी दबाते हैं पॉइंट्स में, डायरेक्ट पॉइंट में आंसर है। मूड में जाके मैंने किया था, हो नहीं रहा था। नहीं यार, मैंने किया था घर पे ना, 1 जाके नहीं। क्योंकि इंटर बीकॉम में तो मैंने कर दिया था कैलकुलेटर में, लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा। नहीं वैसे क्या होता है ना कि अगर उसमें नहीं है, आप 1 को वो डिवाइड समझ गया मैं। 1000 से अभी देखेंगे हाँ। ऐसे जब आएंगे तो आंसर बल्कि नहीं ये होता है, मूड में गए, स्टैट्स में गए, स्टैट्स नहीं होता था, इक्वेशन 3 में गए, कहीं होता था। वैसे भी एलजी करना उसी तो नहीं है, बड़ा अबे नहीं ना, टाइम तो लग गया। मेरा जो कैलकुलेटर है, मुझे तो कोफ्त होती है यार, एसडी दबाओ, मैं फिर इसको चेंज किया, कोफ्त लगती है बाकी मैं बिला वजह एक स्टेप क्यों बढ़ाएं? जब जिंदगी आसान है तो एक कदम क्यों स्टेप आगे बढ़ाएं यार बिला वजह? अगर इसी से आपको ऑप्शन दे कि आप 14 पेपर दें या 13 पेपर दें, तो कितने पेपर देंगे भाई? बाकी ऑप्शनल पेपर भी तो दे सकते हैं ना यार, लेकिन हम 13 करके बोलते हैं ओके अल्लाह हाफिज़ खत्म।
चले सर आगे मेरे भाई, इसके लिए आपने आधा पेज छोड़ा होगा सही। मैंने इसका IRR भी करवाना है आपको और पेबैक पीरियड भी कराना है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। सर सुने मेरा भाई सुने सर, इसका आपका सॉल्व किया और आंसर आया 3.169। सर क्या ही अच्छा होता अगर तो कैश फ्लो सेम होते, मैं डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कराता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 आइए आइए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोर्ड का सफाया करता हूं जब तक। ये कॉपी नहीं किया? फॉर्मूला से ये कॉपी अच्छा फॉर्मूला कॉपी कर लो। हाँ ये कर लो। इधर ये याद करो सर। हाँ नहीं याद करें, अभी करेंगे ना लोग, अभी तो बहुत आएगा, तो बैक में भी यही चलेगा, बहुत सारी जगहों पे आएगा। हो गया डन है बॉस? चले सर मुझे भी करवा दीजिए, तो मेहरबानी। 78,180 ठीक है बॉस, चेक करते हैं। सर क्या फरमा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? सर जी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या फरमा रहे हैं? देखते हैं। ए लिमिटेड परचेज अ मशीन वर्थ $800,000 विद 6 year यूजफुल लाइफ। फॉलोइंग आर द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ओवर द लाइफ ऑफ द मशीन। सर ईयर जीरो पे मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया? $8 लाख का, और 6 साल तक कैश फ्लोज आएंगे। सर पहले साल कितने? 190, दूसरे साल कितने? 190, तीसरे साल कितने? 190, चौथे साल कितने? 190, पांचवें साल कितने? 190, छठे साल कितने? 190। हर साल कैश फ्लोज कैसे हैं बॉस? सेम। आगे देखते हैं। सर डिस्काउंट फैक्टर कितना है मेरे पास? 8%। सर आइए कैसे कैलकुलेट करते थे डिस्काउंट फैक्टर? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 1 2 3 4 5 जो भी साल होगा मेरे पास। चले सर बताइए। ये बता दे यार। 0.909 नहीं ये 8% है यार। अच्छा 8%। अनस भाई वो भी डायरेक्ट ये अलग फाउंडेशन। हाँ नहीं 0.925 कितना बॉस? 0.925 0.925 फिर बॉस 0.857 0.857 0.793 0.793 फिर 0.735 0.735 फिर 0.680 0.680 फिर 0.630 चले बॉस मल्टीप्लाई मरवाइए। 8 लाख। ये सर कितना? 175,750 फिर 1628 फिर 150,670 150 एक मिनट 150 670 फिर बॉस भाई एक बंदा क्रॉस चेक करता रहा यार प्लीज यार। 139,650 139 भाई एक बंदा प्लीज क्रॉस चेक करता रहा यार, रिकॉर्डिंग में गलत चला जाता है मेरा नंबर। 129,200 फिर 119700 चलो बॉस लड़के नेट करोगे? नेट आएगा बोलो भाई बोलो 78,180 78 ठीक हो गया बॉस। हमने बोला सर देखें सर इसका शॉर्टकट निकाला है। हमने बोला भाई 2 मिनट के लिए रुको बॉस फिर कॉपी करना। आसिफ 2 मिनट। अगर मैंने बोला सर कैश फ्लो अगर कांस्टेंट है ना मेरा भाई, अगर कैश फ्लो कांस्टेंट है तो फिर मैं एनईडी फैक्टर लगा सकता हूं। सर क्या मतलब? सर एनईडी फैक्टर का मतलब क्या है? एनईडी फैक्टर का मतलब है सम ऑफ ऑल डिस्काउंट फैक्टर। एनईडी फैक्टर का मतलब क्या है? तमाम डिस्काउंट फैक्टर को। कौन सा यार? ये 78370 नहीं ये आ रहा है सर यही आ रहा है अबे यार 180 नहीं 180 है चलो वो शायद राउंड ऑफ ये से हो रहा हो।
देख ले यार एक बार चलो। हमने बोला सर एनईडी, हाँ एनयूडी का कह रहे हैं 4.266। हाँ मैंने बोला सर, हाँ मैंने बोला सर अगर हम, हाँ आपका लास्ट का 8 है। नहीं 3 डिजिट लेते हैं ना। पॉइंट नंबर तीसरा, चौथा सर 8 है। हाँ तो बढ़ा दो उसको फिर। तो सर नहीं बढ़ाया। कौन सा वाला? 4.2 है। चलो खैर राउंड ऑफ है ना, खैर है, 4.6228 का। हाँ खैर है, राउंड ऑफ है ना। 4.622 उन्होंने लिया 4.623। नहीं ऐसे ही होगा। दोबारा बोलिएगा। आंसर है 4.6228। 4.6228 सही है। हमने लिया 4.622, इन्होंने लिया 4.623। उन्होंने सही लिया, हाँ उन्होंने सही लिया। सर ये होगा 7837। ये क्या आ रहा है? और इसका ही तो नेट ऑफ आएगा। इसका प्लस माइनस, मैं वो इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एनयूटी फैक्टर की, मैं इसके प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ। एनयूडी पे करने के हिसाब से तो नहीं मैं इसके प्लस माइनस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इससे करके देखते हैं ना। ठीक है सर। समझे? नहीं मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे को सम कर रहे होते हैं ना, तो फर्क आता है, फिर वो ना मुझसे बोलते हैं सर ये टोटल सही नहीं आया। सर वो एनईटी का है ना, उसमें राउंड ऑफ करके फिर जो हाँ मैं समझ गया आपकी बात, लड़के मैं समझ गया, मतलब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेटर राउंडिंग ऑफ क्या हुआ है, मिस्टेक नहीं है ये, इससे मार्क्स नहीं कटते, लेकिन वो रिकॉर्डिंग वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ। 77800 सर ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है, मसला ये है किसी ने 2 नंबर पे राउंड ऑफ किया होगा, किसी ने टोटल में मल्टीप्लाई हो गया, खैर है राउंडिंग ऑफ का फर्क है, ये एरर, ये गलती नहीं होती है, गलती नहीं, उसमें मार्क्स नहीं कटते। चले बॉस सर ये जरा इसको ऐड माने कितना? 4.623। 4.623। हमने बोला सर ये 4.623 आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, मैंने सर ले सकते बिल्कुल ऐसे, सर ऐसे, ये वही तो है सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। सर कैसे? सर सुनेंगे, कॉपी नहीं करे बॉस। 1 प्लस आई का मतलब सॉरी 1 माइनस 1 प्लस आई कितना है मेरे पास? 0.08 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.08। यस बॉस, आंसर चेक करें। 4.623। मैंने बोला सर, मैंने बोला बॉस अगर इसको आप 2 लाइनों में करना चाहें कैसे? सर एयर कैश फ्लोज डॉलर्स में, सर जी डिस्काउंट फैक्टर 8% और मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू। सर मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मसला तो नहीं हो रहा? पीवी डिस्काउंट पक्का ना? आइए मैंने बोला सर अगर मैं शॉर्टकट लिखना चाहूँ, शॉर्टकट में करना चाहूँ, एयर 0 पे कितना पैसा लगा? 8 लाख। डिस्काउंट फैक्टर कितना? एयर 0 पे तो 1 ही होगा, तो मेरा भाई ये कितना? 8 लाख। एयर 1 से लेके एयर 6 तक कैश फ्लोज कैसे हैं सर? कांस्टेंट कितने? 1,90,000 और इन सबका डिस्काउंट का सम जो कि ऐसे भी निकला और ऐसे भी निकला कितना? 4.623। लड़के कितना आएगा? 873 नहीं 878180। 87 नहीं, इसका सम बताना ताकि ना परेशान नहीं ऑनलाइन वाले ना। क्या समझ है? हाँ। तो लिखा हुआ है कितना हो जाएगा? 877,800। सर नेट कितना? 77,800। राउंडिंग ऑफ किए से फर्क होगा ताकि ऑनलाइन वाले परेशान हो जाना, इसलिए यार। सर ऐसे करो कि ऐसे करो, आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। क्या बात समझ में आई मेरा भाई? हमें एक चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई? सर 500 का पड़ रहा अब राउंडिंग ऑफ है ना यार, है। आंसर भी आपने दे सकते हैं। अब कुछ नहीं पड़ेगा, मार्क्स मिलेंगे पूरे। तो करेंगे लोग, पेपर तो वैसे करेंगे। वैसे करेंगे ना। अबे मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि मैच हो जाए, वरना और हो सकता अभी तुम लोग को सामने बैठे हो ना, रिकॉर्डिंग वाले अलग वो बना ले कि सर इतना फर्क आएगा, वो फर्क इसका नहीं, वो फर्क राउंडिंग ऑफ का फर्क है, समझे बॉस? सुने तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर तो कैश फ्लो सेम होंगे तो मैं शॉर्टकट एनईडी फैक्टर से कर सकता हूं। सर एनईडी फैक्टर की 2 शर्तें बॉस, एनईडी फैक्टर की 2 शर्तें। पहली शर्त सर कैश फ्लोज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि सेम कैश फ्लोज इंकर्ड होंगे। 2 लाख तो 2 लाख, 1.5 लाख तो 1.5 लाख। दूसरी शर्त कैश फ्लोज अराइजेस फ्रॉम एयर 1। कैश फ्लो पहले साल से अराइज होने चाहिए,
बात समझ में आई मेरा भाई? दो शर्तें। अगर कैश फ्लो दूसरे साल से आता तो क्या एनईडी फैक्टर लगा देता? नहीं सर, एनईडी फैक्टर का मतलब सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम ईयर 1। लॉजिक क्लियर है भाई लोग? कॉपी करोगे? करे कॉपी। पॉइंट 2 का मतलब कैश फ्लो आपके पास अराइज होंगे पहले साल से, यानी कि पहले साल से ही नफा ना मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। दूसरे साल से आता तो एनईडी फैक्टर नहीं लगा सकते थे, फिर जुगाड़ करनी पड़ेगी। क्या जुगाड़ करनी पड़ेगी? अगले सवाल के अंदर कर रहे हैं हम लोग। सर अगर दूसरे साल से शुरू होता फिर वो कांस्टेंट कैश फ्लो होती तो फिर एनईडी लगाते हैं ना? लगाते हैं, लेकिन थोड़ी जुगाड़ करके लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है। और सर अगर डायरेक्ट नहीं लगा सकता, डायरेक्ट नहीं लगा सकता। बल्कि एयर जीरो में आ जाए, एयर जीरो पॉसिबल। जीरो तो आउटफ्लो है ना, अभी तो मशीन लगी है। पॉसिबल तो कुछ भी है। सर एनईडी के तबाके में नहीं लगे तो एक साल जो है वो तो मिस हो गया। हाँ तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सर जैसे होगा फिर एनईडी फैक्टर लगा के वो ईयर 1 का जो फैक्टर है वो माइनस कर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 यही है, और ये करते हैं फिर क्लास ऑफ करते हैं। कॉपी कर लो। हाँ कॉपी करें, डेफिनेटली कॉपी करें। रुकता हूँ मैं 2-3 मिनट। कॉपी कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो? सर तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। कॉपी कर रहे हो ना, सही है। मैं रुकता हूँ। क्या बोल रहे हो? हम तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ करो करो, फिर अच्छा है, मुझे आसानी हो जाएगी। अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तरह जो कैश फ्लो आ रहे हैं उस साल तीसरे साल में आ रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है 2 साल तो प्लांट लगने में लग रहा है। अच्छा, प्लांट की इंस्टॉलेशन तो टाइम लेती है ना। प्लांट की इंस्टॉलेशन आसान काम थोड़ी। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, डैम बनने में कितने साल लग जाते हैं? 5-6 साल लग जाते हैं डैम बनने में। बिजली का प्लांट लगाने में टाइम लगता है, क्योंकि बाहर से जो पुर्जा इंपोर्ट होता है ना वो खुला हुआ आता है। यहाँ पे पहले पुर्जे लगेंगे, एक एक करके सैंपल होंगे, उसमें साल लग जाते हैं। फिर टेस्ट रन चलता है, कई महीने तो टेस्ट रन चलता है। फिर कितनी गवर्नमेंट के इदारों से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। वो आएंगे, वो लोग अपना इंस्पेक्शन करके जाएंगे, अपनी अलग मंजन बेचेंगे, फिर जाके बोलेंगे चलो भाई प्लांट स्टार्ट करो। तो टाइम तो लगता है। जो पहले फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू का इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड डिस्काउंट फैक्टर, तो वो किसी एक इंडिविजुअल ईयर के लिए या वो भी सम वो इंडिविजुअल ईयर के लिए। इंडिविजुअल ईयर के लिए? एक बार अगर वो फॉर्मूला करके दिखाइए, मतलब उस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके क्या आंसर आना है? हो गया। ये भाई मेरे को कॉपी कर लें तो फिर मैं उसको सॉल्व कराएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या फरमा रहे हैं बॉस? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ए लिमिटेड परचेज ऑफ मशीन वर्थ $900। कैश इनफ्लोज है मेरे पास $165,000 पर ईयर टिल सर कब तक? 15 साल तक। ईयर 15 स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 3। सर पहले साल नहीं, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल से। सर एनईडी फैक्टर लग जाएगा? सर लग जाएगा, लेकिन थोड़ी सेटिंग बनानी पड़ेगी। कैसे? आइए सर। तीसरे साल दोबारा गेन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फ्रॉम है ना, तीसरे साल से, तो तीसरे साल भी आ गया ना। मेरा तीसरे साल भी हुए नहीं अंग्रेजी में लिखा है ना फ्रॉम ईयर 3, यानी कि ईयर 3 से आ गया। तो माइनस करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ। चले सर, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। आइए सर, ईयर 0 सर ईयर 3 से लेके 15 साल तक। ईयर 0 पे कितना पैसा लग गया आपका? 9 लाख रुपए। फिर हर साल आपको कितने पैसे मिलते चले जाएंगे? 165,000। लेकिन सर कौन से साल से मिलना शुरू होंगे? तीसरे साल से। डिस्काउंट फैक्टर मेरे पास कितना है सर? 9%। ये कितना बॉय? 1। ये कितना सर? 900,000। ठीक हो गया? ठीक हो गया मेरे भाई लोग? यस बॉस। सर कैसे? सर कैश फ्लोस कांस्टेंट है,
एनईडी फैक्टर लगा दें सर, बिल्कुल लगा दें सर। एनईडी फैक्टर की 2 शर्तें हैं सर, आप प्लीज छापना बंद करिएगा, समझिएगा 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 समझिएगा। मैंने बोला सर समझे समझे समझे, मैंने बोला सर एनईडी फैक्टर लगा दूं, मैंने सर बिल्कुल लगा, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन सर एनईडी फैक्टर जो लगेगा सर वो लगता है पहले साल से। कितने साल तक कैश फ्लोज है? 15। एनईडी फैक्टर कैसे लगाऊंगा मैं? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। कितना बॉस? 8.060। जीरो की मत क्या है? बस एक था। अच्छा सही है, तो 0 ही आएगा। एक और करके है। ओके करें सही है। ये आ गया। चले सर, सर क्या मैं उठा के लिख दूं? सर अब देखिए 0 के बाद 6 मैं बंद कर दूं उसको? हाँ करो बिल्कुल करो, आप सही सही कह रहे भाई, कह रहे 0 के बाद 6 है। आप देखो ये जी सर, सर इसको उठा के यहाँ रख दूं? ये गलत है। नहीं सर, मैं उठा के रख देता अगर पहले साल भी कैश फ्लो आता, दूसरे साल भी आता, लेकिन कैश फ्लो कब से आ रहा है? तीसरे साल से। इसका मतलब इसके अंदर 1 से लेके 15 साल तक का फैक्टर है। पहले साल को हटाओ, दूसरे साल को भी हटाओ, पहले साल को भी हटाओ, दूसरे साल को भी हटाओ, तो क्या बच जाएगा सर? क्या बच जाएगा? तीसरे से लेके 15 साल तक। मानते कि नहीं मानते? जुगाड़ हुई ना, सेटिंग हुई। सर पहले को भी हटाओ, दूसरे को भी हटाओ, एनईडी फैक्टर लगा दूं? 2 अलग अलग करने से बेहतर है एक साथ कर दूं। 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। सर खूबसूरत हो गया। 1.76। अलग अलग कर लोगे तब भी आंसर सेम आएगा। 1. एक और बताओ, पॉइंट का 3 नंबर स्टैंडर्ड है तो नहीं वो मैंने राउंड ऑफ करके लिखा 1.759 था तो मैंने 1.76 कर दिया। सही। चलें सर माइनस, सर माइनस तो आएगा 6.3। 6.3 पॉइंट का 3 तो लो ना अनस भाई, थोड़ा हाथ पर चलाए, नींद अच्छी आएगी सर। 6.301 फिट हो गया। चलें सर 6.301। यस बॉस, यस बॉस। ये क्या मल्टीप्लाई मारे अनस भाई, आपके भरोसे 1039,665 1039। अनस भाई आपके आसरे हैं कि आप हमें जना क्रॉस मैच कर रहे हैं? ऑनलाइन वाले में ना बोले कि सर ये मल्टीप्लाई गलत हो रहा है, नंबर इन्होंने गलत बताया क्लास वालों ने। कितना? 139,665 नेट प्रेजेंट में। सिर्फ उनकी 1 की वजह से हमारी कोई वैल्यूज नहीं आई। हाँ खैर है, खैर है, आंसर सही होता है भाई, राउंडिंग ऑफ है। वो तो लेकिन एग्जामिनर होशियार है, वो ये बोलता है क्या? एग्जामिनर ये नहीं बोलता। एग्जामिनर का रिक्वायरमेंट बोलते हैं ना राउंडिंग अप टू 3 नियरेस्ट, तो फिर वही कंप्लाई करो जो सवाल में लिखा हुआ है। अगर कुछ ना बोले तो खैर है, एग्जामिनर सवाल में बोल देगा ना राउंडेड अप टू नियरेस्ट या राउंडेड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट बोल देगा, तो जो उसने बोला वही फॉलो करना पड़ेगा। हाँ और आप फिटी लगाएगा भाई वो। ज्यादातर खेलता ऐसे नहीं है। ठीक है सर, चले बॉस। सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर यहीं से बातों को आगे लेके बढ़ेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज।